Hello learners, hope you all fine and of course preparing for your UGC NET English Literature examination. This is Sonia or in today's video let's discuss complete American literature as well major figures और उनके कौन कौन से works हैं that you have to prepare. In fact you get direct question from these complete list of mine that I prepared especially for literature aspirants. In this video, we will discuss American literature. Same manner, guys, I have completed Indian English literature very recently as well African literature. Complete single video, full solution के साथ I have upload these all videos of mine. You please watch if you not yet. And this is the video which is based on American literature. Now let's start today's video. First start from the Annie Bradstreet. This is first author to whom we will discuss in today's video. Let's talk about इनके two works मैंने यहाँ पे mention किए. You see the 10th Muse and the several poems. These two works exam point of view से most important है. In fact you have to prepare them. Now let's talk about first Annie Bradstreet. So guys मैं आपको बता दूँ Annie Bradstreet she was the first important American poet. First important अमेरिकन पोइट में से एक है आपकी एंड शी वॉज अ प्यूरिटन वेमन. ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है, प्यूरिटन वेमन, राइट. और आप देखेंगे हु मूव्ड फ्रॉम इंग्लैंड टू अमेरिका, इंग्लैंड टू अमेरिका. ये सभी इन्फॉर्मेशन मैं आपको क्यों दे रही हूँ, बिकॉज यहाँ से आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मिलती है फ्रॉम पर्टिकुलर मेजर ऑथर्स. और क्योंकि हम लोगों ने सभी मोस्ट आस्क्ड ऑथर्स मैंने सेलेक्ट किए हैं इन दिस लिस्ट, सो ऑल आर इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव. अभी लेट्स टॉक अबाउट इनकी जो पोएम्स रहती हैं वो गॉड, फैमिली, लव, डेली लाइफ, फियर एंड इमोशन पर बेस्ड ऑन रहती हैं. सो बेसिकली फ्रेंड्स एनी ब्रैडस्ट्रीट का जो एसोसिएशन है वो प्यूरिटन एज, जैसे आप लोग ब्रिटिश लिटरेचर में एजेस स्टडी करते हैं इन सेम मैनर अमेरिकन लिटरेचर में भी प्यूरिटन एज है दैट एक्टिव ड्यूरिंग 17th सेंचुरी. यू कीप इन योर माइंड. और यहाँ पर आप देखेंगे विलियम ब्रैडफोर्ड, एनी ब्रैडस्ट्रीट एंड कॉटन मैथर्स जैसे राइटर्स ने अपनी राइटिंग्स लिखी थी विद द थीम्स ऑफ रिलीजन, सिन, साल्वेशन एंड प्लेन स्टाइल. ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इनके जो टू वर्क्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं. बेसिकली फ्रेंड्स द 10th म्यूज 1650 में आया है इनका, क्योंकि इनका 17th सेंचुरी से एसोसिएशन है और ये इनका फर्स्ट बुक है, राइट. दिस वॉज हर फर्स्ट पब्लिश बुक जो बेसिकली प्रिंटेड इन इंग्लैंड 1650 में. एंड इनके जो ब्रदर इन लॉ हैं सेंट हर पोएम्स टू इंग्लैंड विदाउट टेलिंग हर, राइट. बेसिकली दिस इज द फर्स्ट बुक विच वॉज पब्लिश्ड बाय एन अमेरिकन वेमन. ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है, ये फर्स्ट बुक है जिसे एक अमेरिकन वेमन ने पब्लिश कराया है. नाउ व्हाट इज इनसाइड द बुक? यू सी दीज पोएम्स आर लॉन्ग, सीरियस एंड नॉट पर्सनल. क्योंकि ये कलेक्शन है इनका पोएम्स का, ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है. पोएम्स का पूरा कलेक्शन है, राइट, जिसमें इन्होंने जो पोएम्स दी हैं वो बेसिकली लॉन्ग है, सीरियस है, नॉट इन पर्सनल, ठीक है. और बेसिकली मैं आपको बताऊंगी 4 एलिमेंट्स, 4 सीजन्स, 4 एजेस ऑफ मेन, 4 आपके मोनार्कीज, ओल्ड इंग्लैंड एंड न्यू, इन सभी के बारे में बेसिकली बुक्स के अंदर डिस्क्राइब किया है. जैसे 4 एलिमेंट्स आपके हो गए अर्थ, वाटर, एयर एंड फायर. 4 सीजन्स स्प्रिंग, समर, ऑटम, विंटर. 4 एजेस ऑफ मैन, चाइल्डहुड, यूथ, मैनहुड, ओल्ड एज. 4 मोनार्कीज जैसे 4 एंशियंट एम्पायर्स हो गए. ओल्ड इंग्लैंड एंड न्यू जैसे कि इंग्लैंड टॉकिंग टू America. So this is based on it. Hope you understand here the core idea of this important book, the 10th Muse. अभी next we have several poems. ये इनका 1678 में आ रहा है. इनका सेकेंड बुक है. बेसिकली आप देखेंगे दिस बुक वॉज प्रिंटेड आफ्टर शी डेड. जब इनकी डेथ हो जाती है देन आफ्टर इट वॉज प्रिंटेड. और इस पर्टिकुलर कलेक्शन में आप देखेंगे जो पोएम्स हैं इनकी वो शॉर्ट है, पर्सनल है, इमोशनल है एंड सिंपल है. अभी आपने क्या फैक्ट्स ध्यान में रखना है, दीज आर द जो बेसिकली पोएम्स हैं आपकी इंक्लूडेड है सेवरल पोएम्स में इन दिस कलेक्शन. इसमें आपको पर्सनल मिल जाएंगी, पर्सनल इनकी बेस्ड ऑन पोएम्स है और यहाँ पे नॉट पर्सनल. ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है. और बेसिकली आप देखेंगे इसमें जो पोएम्स हैं जैसे लाइक टू माई डियर एंड लविंग हस्बैंड, अपॉन द बर्निंग ऑफ आवर हाउस, द ऑथर टू हर बुक, टाइप ऑफ टाइटल्स आपको देखने मिल जाएंगे इस पर्टिकुलर कलेक्शन की पोएम्स में, ठीक है. सो होप यू अंडरस्टैंड बोथ द इंपॉर्टेंट है. 10th म्यूज इनका बेसिकली बिग है, सीरियस है
और नॉट पर्सनल है। सेवरल पोएम्स में आपको पर्सनल, इमोशनल एंड फैमिली रिलेटेड पोएम्स मिल जाएंगी। नाउ कीप इन योर माइंड, लेट्स क्विकली मूव ऑन टुवर्ड्स द सेकेंड मेजर फिगर फ्रॉम अमेरिकन लिटरेचर, कॉटन मैथर। दिस इज द सेकेंड। सो बेसिकली फ्रेंड्स, कॉटन मैथर, जिनका टाइमलाइन वी हैव 1663 टू 1728, राइट। इनका जो पीरियड है, एसोसिएशन है, प्यूरिटन एज से एसोसिएशन है, एंड ही इज सन ऑफ फेमस मिनिस्टर, यू नो, लाइक, एंड लिव्ड इन बॉस्टन। जो चीज़ आपने ध्यान में रखना है, बॉस्टन में बेसिकली ही लिव्ड, एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्यूरिटन रिलीजियस राइटिंग्स एज वेल। आप देखेंगे ही रॉट मोर देन 400 बुक्स एंड सर्मन्स, बट यू हैव टू जस्ट प्रिपेयर ओनली 2-1। यू सी आई हैव मेंशन हियर मैग्नेलिया क्रिस्टी अमेरिकाना, ओनली सिंगल वर्ड, यू नो, आई जस्ट डिस्कस विद यू ऑल। 1702 में आ रहा है, सिंगल वर्क आपको इनका प्रिपेयर करना है। इसका जो बेसिकली मीनिंग है ना इनके वर्क का, द ग्रेट वर्क्स ऑफ क्रिस्ट इन अमेरिका, ठीक है, जिसे इन्होंने 1702 में पब्लिश कराया है। मेजर इनका बुक है, एंड ऑफ कोर्स ये एक लार्ज हिस्ट्री है, बेसिकली जो अर्ली न्यू इंग्लैंड है ना, न्यू अमेरिका है, उस पर बेस्ड ऑन है, जिसमें इन्होंने दिखाया है कि जो गॉड है किस तरीके से हेल्प करते हैं प्यूरिटन को, प्यूरिटन जो सेटलर्स हैं उनको किस तरीके से गॉड ने हेल्प किया। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे इन्होंने हिस्ट्री, बायोग्राफी, रिलीजन एंड मिरेकल्स टाइप ऑफ थिंग्स इन्होंने इंक्लूड किया अपने इस बुक में। और इनका ये जो बुक है 7 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ओनली सिंगल बुक आपको इनका प्रिपेयर करना है, एंड 7 पार्ट्स भी आपको देखने मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में पूछा नहीं जाता फ्रॉम दिस राइटर। यू कीप इन योर माइंड टाइटल इटसेल्फ, ओके, एंड सो फोर्थ। अभी नेक्स्ट वी हैव जो थर्ड नंबर वी हैव जोनाथन एडवर्ड्स, जिनका टाइमलाइन वी हैव 1703 टू 1758, राइट। और ग्रेट अवेकनिंग यानी कि जो अमेरिकन का रिवाइवल मूवमेंट है ना, वहाँ से इनका एसोसिएशन है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेरिकन प्रीचर्स में से एक है, थियोलॉजियन है, एंड इनके जो वर्क्स हैं पावरफुल हैं, इमोशनल हैं, इमोशनल सर्मन्स हैं बेसिकली, ठीक है। तो बेसिकली फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ, ये लीडर है फर्स्ट ग्रेट अवेकनिंग के, राइट। एंड इनका जो वर्क है यहाँ पे यू सी सिनर्स इन द हैंड्स ऑफ एन एंग्री गॉड, 1741 में आ रहा है। एक वेरी फेमस आपका सर्मन है जिसे इन्होंने प्रीच किया है 1741 में। इनफैक्ट बेस्ट एग्जाम्पल है अमेरिकन प्यूरिटन रिवाइवल प्रीचिंग का, राइट। तो इसमें आप देखेंगे इन्होंने जो बेसिकली बात किया है, जो फोकस किया है, बेसिकली पीपल आर किस तरीके से फुल ऑफ सिन एंड गॉड इज वेरी एंग्री विद सिनर्स, एट एनी मोमेंट गॉड कैन पनिश दैम, टाइप ऑफ कोर आइडियाज इन्होंने डिस्कस किया है। और इन्होंने ये भी बताया है कि जो गॉड है ओनली मर्सी कीप्स देम अलाइव, राइट। सो एंड सो फोर्थ आपको थिंग्स देखने मिल जाएगी। यू प्लीज कीप इन योर माइंड द कोर आइडिया ऑफ ईच वर्क जो मैं आपके साथ सजेस्ट कर रही हूँ स्टेप बाय स्टेप। अभी नेक्स्ट वी है बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो नंबर 4 हमारे मेजर ऑथर्स में से एक है फ्रॉम अमेरिकन लिटरेचर। सो फ्रेंड्स, बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिनका टाइमलाइन यू सी 1706 टू 1719, अमेरिकन इनलाइटनमेंट से इनका एसोसिएशन है, अमेरिकन इनलाइटनमेंट से एसोसिएशन है इनका। एंड वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स कंसिडर किए जाते हैं अमेरिका के। राइटर हैं, साइंटिस्ट हैं, इनोवेटर हैं, एंड ऑफ कोर्स पॉलिटिशियन है, ठीक है। आप देखेंगे इन्होंने बेसिकली जो इनका इंपॉर्टेंस रहा है लिटरेचर में, इन्होंने कहीं ना कहीं प्रमोट किया था एजुकेशन, रीजन, साइंस एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट, राइट। इनके कुछ एसेज एंड लेटर्स आपको देखने मिल जाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट अर्ली अमेरिकन लिटरेचर की अगर मैं बात करूँ तो वेरी इंपॉर्टेंट वर्क्स जो भी इन्होंने लिखे हैं, कहीं ना कहीं हार्ड वर्क में बिलीव करते थे, डिसिप्लिन की बात करते हैं अपने वर्क्स में, मोरल वैल्यूज को इंपॉर्टेंस देते हैं। अच्छा, इनका जो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है ऑटोबायोग्राफी, तो बेसिकली द ऑटोबायोग्राफी ऑफ बेंजामिन फ्रैंकलिन करके कंप्लीट टाइटल है। इट इज फ्रैंकलिन्स की खुद की लाइफ जो उन्होंने खुद ही लिखी है, राइट। अपनी ही लाइफ के बारे में इन्होंने खुद से लिखा है, और इन्होंने यहाँ पे दिखाया है कि किस तरीके से एक पुअर बॉय जो होता है बिकेम अ सक्सेसफुल मैन एंड ही टीचेस द लेसन। और किस तरीके से वो सक्सेसफुल मैन बना है, ऑफ कोर्स हार्ड वर्क, ऑनेस्टी, सेल्फ डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट एंड एजुकेशन की वजह से। तो यही चीज़ इन्होंने बात किया है, और इसको इन्होंने 4 पार्ट्स में लिखा है। दिस इज रिटन इन 4 पार्ट्स, आपने ये चीज़ ध्यान में रखना है। एंड व्हेन इट केम 1791 द ईयर व्हेन इट केम, ओरिजिनली रिटन इन फ्रेंच, ठीक है, इसको फ्रेंच में फर्स्ट लिखा था। देन आफ्टर यू सी इट वॉज पब्लिश्ड 1793, ठीक है। तो इट वॉज रिटन, यू नो, फर्स्ट इसका जो पब्लिकेशन है दैट इज फ्रेंच फर्स्ट आया था, और इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन था दैट वॉज केम 1793,
राइट। एंड देन आफ्टर आप देखेंगे इसका जो कंप्लीट वर्जन आया था जिसके ऑल पार्ट्स टुगेदर, जिसमें आप देखेंगे वो इनका 1868 में है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको अपने माइंड में रखना है फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी, क्योंकि फ्रैंकलिन जो थे डिड नॉट फिनिश द ऑटोबायोग्राफी इन हिज लाइफ, राइट। सो डिफरेंट पार्ट वर फाउंड एंड पब्लिश्ड एट डिफरेंट टाइम्स। सो ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है। एंड व्हाट वी हैव इन दिस पर्टिकुलर ऑटोबायोग्राफी, यू सी आई हैव टॉक्ड अबाउट कि कंप्लीट इन्होंने इसमें 4 पार्ट्स किस तरीके से डिवाइडेड है। ऐसे है जिसमें इन्होंने प्रैक्टिकल जो बेसिकली एक्सपीरियंस है उसको कहीं ना कहीं मतलब इंक्लूड किया है। एंड इन्होंने 13 वर्च्यूज़ बताए हैं, लाइक ह्यूमैनिटी, इंडस्ट्री, ऑर्डर, सो एंड सो फोर्थ। आप देखेंगे इस पर्टिकुलर बुक में बहुत ज़्यादा डिटेल जाने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आई हैव सजेस्टेड यू दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड। अभी जो इनका नेक्स्ट वन है पुअर रिचर्स ऑल अल्मनैक, ठीक है। तो ये आप देखेंगे स्मॉल ईयर, राइट। एक स्मॉल ईयर बुक है इनका जिसे फ्रैंकलिन ने अंडर द नेम पुअर रिचर्ड अंडर द नेम इसको पब्लिश कराया है। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, पुअर रिचर्ड अंडर द नेम दिस स्मॉल अर्ली बुक वॉज पब्लिश्ड। और इसको प्रिंटेड भी कराया है ड्यूरिंग 1732 टू 58, जहाँ पर आप देखेंगे इन्होंने मतलब किस तरीके से जो कैलेंडर होता है, फनी जॉक्स होते हैं, प्रैक्टिकल एडवाइस होती है। सो ओवरऑल ही टॉक्स अबाउट एज वेल प्रोवर्ड्स के बारे में भी इन्होंने बात किया है। तो आप देखेंगे गुड हैबिट्स, मनी को किस तरीके से सेविंग किया जाता है, हार्ड वर्क का मीनिंग क्या होता है, तो ऑल दी थिंग्स ही मैंशन, ठीक है। मैं आपको बता दूं अमेरिका का मोस्ट पॉपुलर बुक्स है ये, राइट। और इसके बारे में भी आपको इससे ज़्यादा स्टडी करने की नो नीड। वी हैव डिस्कस बेंजामिन फ्रैंकलिन एंड 2 वर्क्स हियर। अभी नेक्स्ट नंबर 5 वी हैव मेजर ऑथर्स में से थॉमस पेन, और जिनके 2 वर्क्स आपको करने हैं, कॉमन सेंस, द एज ऑफ रीजन। सो गाइस थॉमस पेन जिनका अगेन आप देखेंगे एसोसिएशन इनलाइटनमेंट अमेरिकन रेवोल्यूशन से एसोसिएशन है, और इनको बेसिकली द वॉइस ऑफ द अमेरिकन रेवोल्यूशन कंसिडर किया जाता है। थॉमस पेन को द वॉइस ऑफ द अमेरिकन रेवोल्यूशन कंसिडर किया जाता है। आपके थॉमस पेन को इंपॉर्टेंट है, ही इंस्पायर्ड अमेरिकन पीपल टू फाइट फॉर फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल। इन्होंने अमेरिकन जो पीपल है उनको यही चीज़ इसी चीज़ के लिए इंस्पायर्ड किया कि आपको फाइट करनी पड़ेगा इफ़ यू वांट टू फ्री फ्रॉम ब्रिटिश रूल, ठीक है। तो आप देखेंगे इनके जो वर्क्स हैं किस तरीके से क्लियर, सिंपल, पावरफुल एंड पॉलिटिकल राइटिंग्स इन्होंने दिया है। कहीं ना कहीं ये सपोर्ट करते हैं अपनी राइटिंग्स के थ्रू डेमोक्रेसी को, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, रीजंस की बात करते हैं, साइंटिफिक थॉट्स को लेकर चलते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम आप देखेंगे इनके जो मेजर वर्क आई हैव डिस्कस्ड हियर, कॉमन सेंस जो इनका 1776 में आ रहा है, एंड द एज ऑफ रीजन दैट ड्यूरिंग 1794 टू 1807। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये इनका बेसिकली स्मॉल पैम्फलेट है, इट्स अ स्मॉल पैम्फलेट, ठीक है। व्हाट एग्जैक्टली इन दिस यू सी, इसमें इन्होंने इनकरेज किया है अमेरिकन पीपल को टू फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, अगेन सेम थिंग मतलब। और मैं आपको बता दूं इट्स अ वेरी पॉपुलर, सोल्ड थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज ऑफ दिस पर्टिकुलर बुक। और अमेरिका मस्ट बी फ्री फ्रॉम ब्रिटेन, राइट। लेकिन उनको कुछ चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी, दे हैव टू फाइट। यही चीज़ें इन्होंने इस पर्टिकुलर अपने वर्क में समझाई हैं अमेरिकन पीपल को। एंड यहाँ इस बुक के अंदर आप देखेंगे किस तरीके से इन्होंने पावर एंड राइट्स अपने आप में इंडिपेंडेंट है, इस चीज़ के बारे में इन्होंने डिस्कस किया है, एक्सप्लेन किया है। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ये जो बुक है, राइट, इट पुश्ड अमेरिका टुवर्ड्स द रेवोल्यूशन की तरफ कहीं ना कहीं पुश किया कॉमन सेंस इस बुक ने, राइट, बिकॉज ऑफ द आइडिया ऑफ दिस बुक। और दैट इज द रीजन कि इस बुक को बोला जाता है बुक दैट स्टार्टेड अमेरिकन इंडिपेंडेंस। तो अगर आपसे क्वेश्चन बन सकता है बुक दैट स्टार्टेड अमेरिकन इंडिपेंडेंस, सो वी हैव कॉमन सेंस बाय थॉमस पेन। तो थॉमस पेन वैसे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं बात करूँ यूजीसी नेट, तो एग्जामिनेशन में इनके क्वेश्चंस आपको इनसे लेके क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। अभी नेक्स्ट वी हैव द एज ऑफ रीजन। इन्होंने जो नेक्स्ट वर्क दिया है, जो बेसिकली इनका जो बुक है, राइट, ये देखेंगे आप, इसमें इन्होंने ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन की बात करा है, विच वॉज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। ये इनका वो बुक जो है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एंड वी हैव द पार्ट 1, 2 एंड 3 करके, जिसका अलग अलग ईयर मेंशन है, लाइक 1794 में पार्ट 1 आ रहा है, सेकेंड आपका आ रहा है 1795 में, एंड आपका थर्ड आ रहा है 1807 में, ठीक है। तो दीज आर 3 पार्ट्स जो बेसिकली डिवाइडेड है। और इसमें आप देखेंगे जो ये बुक है, इसमें इन्होंने जो आइडियाज़ सजेस्ट किए हैं, इन्होंने रीज़न बताया है कि जो रीज़न होता है इज़ मोर इम्पॉर्टेंट होता है दैन
ब्लाइंड फेथ, मतलब आप ब्लाइंडली किसी पर फेथ मत कीजिए, यू मस्ट गो टूवर्ड्स द रीजन पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। तो चर्च किस तरीके से क्रिएट कर रहा था फियर, पीपल शुड थिंक फ्रीली, तो वो यही चीज़ बात करते हैं। बाइबल के बारे में इन्होंने बताया कि जो बाइबल है इज रिटन बाय मैन, नॉट डायरेक्टली बाय गॉड। तो बिलीव इन वन गॉड बट डू नॉट ट्रस्ट रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, इस पर्टिकुलर बेस्ड ऑन फोकस इन्होंने एरिया की बात की अपने इस बुक के अंदर, एंड इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सो एंड सो फोर्थ, ठीक है। तो मैंने जो 2 वर्क यहाँ पे मेंशन किया, आपको इनको स्टडी करना है। अभी नेक्स्ट जो हमारे ऑथर है नंबर 6 फ्रॉम अमेरिकन लिटरेचर, थॉमस जेफरसन, जिनका टाइमलाइन वी हैव, लेट मी स्पेस फर्स्ट, 1743 टू 1826। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, अमेरिकन इनलाइटनमेंट रिवॉल्यूशनरी एज से अगेन इनका एसोसिएशन है। 3rd प्रेसिडेंट भी ये रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, एंड मेन राइटर रहे हैं आपके डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, जो आपका 1776 में आया था, ठीक है। तो इनका एसोसिएशन ऑफ कोर्स ये लीडर है अमेरिकन रेवोल्यूशन की, किस तरीके से ही बिलीव्ड इन लिबर्टी, इक्वालिटी, रीजन एंड ह्यूमन राइट, ओके। अब इनको इनका ओनली वर्क आपने प्रिपेयर करना है, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, पॉलिटिकल इनका राइटिंग है, दैट केम 1776। कीप इन योर माइंड, ये इनका एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है जिसे इन्होंने लिखा है टू डिक्लेयर करने के लिए दैट अमेरिका इज फ्री फ्रॉम ब्रिटिश रूल, राइट। इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज इट आस्क्ड इन एग्जामिनेशन ऑफ योर मेनी टाइम, ओके। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ये जो बेसिकली इनका वर्क है द डिक्लेरेशन हेज, तो इसके 3 पार्ट्स हैं, इसके 3 मेन पार्ट्स हैं। जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसमें इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया है, ठीक है। ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है, इंट्रोडक्शन लाइक वाई दे आर राइटिंग दिस, उन्होंने ऐसा क्यों लिखा है, उसमें इन्होंने एक प्रॉपर रीज़न दिया है। और इसका जो सेकंड पार्ट आया उसमें इन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं ऑफ नेचुरल राइट्स के, राइट, स्टेटमेंट्स ऑफ नेचुरल जो राइट्स होते हैं ह्यूमन के, उसके बारे में, लाइक उनकी लाइफ, लिबर्टी एंड परसूट ऑफ हैप्पीनेस के बारे में इन्होंने बताया है। एंड किस तरीके से इन्होंने कि ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल, इन पर्टिकुलर कोर आइडिया को इन्होंने एक्सप्लेन किया है। और जो इसका थर्ड पार्ट है उसमें आप देखेंगे इन्होंने लिस्ट ऑफ कंप्लेंट्स अगेंस्ट किंग जॉर्जी थर्ड के बारे में बताया, ड्यूरिंग दैट टाइम किंग जॉर्जी थर्ड। सो बेसिकली यहाँ पर इन्होंने लिस्ट सजेस्ट किया है 3 पार्ट में, जहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं। कंप्लेन क्या कर रहे हैं, कंप्लेन अगेंस्ट किसके कर रहे हैं, किंग जॉर्ज दी थर्ड। ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है, मतलब कि जो किंग था किस तरीके से अब्यूज्ड कर रहा था पावर को, एंड ही हैज़ मेड अनफेयर लॉज, ही हैज़ ट्रीटेड कॉलोनिस्ट बैडली, एंड ही हैज़ टेकन अवे फ्रीडम। सो दीज ऑल थिंग्स ही मैंशन देयर। एंड जो इसका फाइनल बेसिकली पार्ट है, जहाँ पर आप देखेंगे इन्होंने फाइनल डेक्लेरेशन दिया है, इन विच फाइनल आपको डेक्लेरेशन मिल जाएगा, ओनली वर्क है लेकिन आपको इसे इतना सारे फैक्ट्स आपको इसके ध्यान में रखने हैं। अच्छा, जो इसका फाइनल डेक्लेरेशन है उसमें आप देखेंगे कि जो अमेरिका है इज नाउ इंडिपेंडेंट, ठीक है, नो लॉन्गर अंडर ब्रिटिश रूल। सो दिस इज इंपॉर्टेंट बुक विच वॉज डिवाइडेड इंटू 4 पार्ट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एंड ऑफ कोर्स बेस्ड ऑन ए इनलाइटनमेंट फिलोसफी। और इसको एक्सेप्ट किया था 4 जुलाई 1776। ये डेट भी आपने ध्यान में रखना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज it's a declaration of independence, right? Now let's talk about the next one. Number 7 we have important figure Washington Irving। क्योंकि फ्रेंड्स मैं क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग आपको करा रही हूँ, सो यू डोंट थिंक कि मैं कौन कौन से राइटर करा रही हूँ। वी आर एक्चुअली स्टार्ट फ्रॉम दी वेरी स्टार्टिंग। अमेरिकन लिटरेचर में जितने भी आपके राइटर्स आ रहे हैं, मेजर राइटर्स, अकॉर्डिंग टू दियर क्रोनोलॉजी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, सो यू कीप इन योर माइंड। अभी आगे आगे हम लोग इतने इंपॉर्टेंट वो सभी ऑथर्स के नेम देखेंगे जिनसे आप फैमिलियर हैं, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वॉशिंगटन इरविंग, जिनका टाइमलाइन वी हैव 1783 टू 1859। ये आपके अमेरिकन राइटर हैं और इनको फादर ऑफ अमेरिकन शॉर्ट स्टोरीज भी कंसिडर किया जाता है, फादर ऑफ अमेरिकन शॉर्ट स्टोरीज, ठीक है। ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है। और ही गैव अमेरिकन लिटरेचर अ यूनिक अमेरिकन सेटिंग, एक जो यूनिक अमेरिकन सेटिंग है कहीं ना कहीं अमेरिकन लिटरेचर की, सो इट इज़ गिवन बाय आपके वॉशिंगटन इरविंग, ठीक है, नॉट यूरोपियन आई एम टॉकिंग अबाउट। और इनका जो फेमस पेन नेम है इट्स अ जॉफ्री क्रेयॉन। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, दिस ऑलरेडी हैव बीन आस्क्ड इन एग्जामिनेशन, जॉफ्रे क्रेयॉन, ठीक है। ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है। अभी जो इनके वर्क आपको प्रिपेयर करने, इनफेक्ट यू हैव टू रिवाइज, आई हैव मेंशन हियर 3 मेजर वर्क्स, द स्केच बुक, नेक्स्ट वी हैव
Rip Van Winkle and the Legends of Sleepy Hollow. So let's talk about first one, sketchbook. Sketchbook जॉफ्री क्रेयॉन का मतलब ऑफ कोर्स इरविंग का मोस्ट फेमस बुक है विच वॉज एक्चुअली कलेक्शन है शॉर्ट स्टोरीज एंड एसेज का. ये बेसिकली कलेक्शन है जिसमें आपको शॉर्ट स्टोरीज एंड एसेज देखने मिल जाएंगे. इम्पॉर्टेंट है एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से और इंटरनेशनली इसको फेम मिला है. एंड आप देखेंगे इसी में आपको 2 स्टोरीज देखने मिल जाएंगी, रिप वैन विंकल एंड द लेजेंड्स ऑफ स्लीपी होलो. तो ये दोनों जो स्टोरीज हैं दीज आर दी पार्ट ऑफ दिस इंपॉर्टेंट कलेक्शन. ठीक है, ये जो इनका कलेक्शन था 1819 टू 1820 इट वॉज ड्यूरिंग यू नो एंड सो एंड सो फोर थिंग्स आपको ध्यान में रखना है. अभी जो इनकी स्टोरीज हैं लाइक रिप वैन विंकल के अगर मैं बार बताऊं तो इस स्टोरी को इन्होंने कैस्किल माउंटेन्स जो अमेरिका का है वहाँ पे इसका सेटिंग रखा है और इसमें एक काइंड ऑफ लेजी मैन होता है जो किस तरीके से अवॉइड करता है वर्क को. ये रिप वैन विंकल जो है ना उस एक लेजी मैन का नाम है स्टोरी में और वो हमेशा ड्रिंक करता है एक मिस्टीरियस ड्रिंक. ठीक है, और फिर वो सो जाता है 20 साल के लिए सो जाता है और जब वो 20 ईयर्स बाद उठता है तो ही फाइंड एवरीथिंग चेंज, सब कुछ चेंज हो गया. सो दिस इज स्टोरी अबाउट एंड द लेजेंड्स ऑफ स्लीपी हॉलो. इसमें आप देखेंगे इसको इन्होंने एक स्मॉल विलेज में सेट किया है जिसे इन्होंने स्लीपी हॉलो बोला है. यहाँ पर एक जो हीरो होता है वो किस तरीके से एक थिन और फनी लुकिंग स्कूल टीचर होता है. ही लव्स अ रिच गर्ल, राइट, एक रिच गर्ल से प्यार करता है एंड हिज राइवल जो होते हैं. उसके बाद ये स्टोरी उसी तरीके से मूव ऑन होती है. सो हियर आई टॉक्ड अबाउट वॉशिंगटन इरविंग मोस्ट इंपॉर्टेंट कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज एंड एसेज, द स्केच बुक, एंड ही कंसिडर फादर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज एंड ऑफ कोर्स इनका जो पेन नेम है इट्स अ जॉफ्री क्रेयॉन. ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है. अभी लेट्स क्विकली मूव ऑन टूवर्ड्स जेम्स फेनीमोर कूपर, वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेरिकन जो हमारा लिटरेचर है उसमें हमारे मेजर फिगर्स में से एक हैं और इनके 2 बुक्स आपने प्रिपेयर करने हैं लाइक द लास्ट ऑफ द मोहिकन्स एंड लेदर स्टॉकिंग टेल्स. मेनी टाइम हैव बीन रिपीट इन एग्जामिनेशन ऑफ योर, सो कीप इन योर माइंड. सो गाइज जेम्स फेनीमोर कूपर आपके इंपॉर्टेंट अमेरिकन नॉवलिस्ट हैं जिनका टाइमलाइन वी हैव 1789 टू 1859. ये जो मैं आपको टाइमलाइन सजेस्ट करती हूँ ईच जितने भी मेजर फिगर डिस्कस करती हूँ वेदर इंडियन इंग्लिश लिटरेचर और अफ्रीकन वी हैव कंप्लीटेड, स्टिल आई एम प्रिपेयरिंग अमेरिकन लिटरेचर. सो जितने भी मेजर फिगर्स मैं आपको टाइमलाइन मेंशन करती हूँ उनको आपने अपने माइंड में सस्टेन करना है क्योंकि यहाँ से भी आपको प्रॉपर क्वेश्चन बनती है क्रोनोलॉजी बेस्ड ऑन. सो इट हेल्प यू एज वेल. जितने भी मैं आपको पेन नेम बताती हूँ ऑफ ईच राइटर यू कीप इन योर माइंड. ओके, नॉट ईच राइटर मतलब जिनके भी मतलब वी हैव इन लिटरेचर, सो वी डिस्कस्ड. ओके, अब मैं आपको बताती हूँ ये जो जेम्स फेनीमोर कूपर हैं बेसिकली ही इज़ फेमस फॉर राइटिंग एडवेंचर स्टोरीज. ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखना है कि बेसिकली राइटिंग्स जो होती हैं वो कौन सी बेस्ड ऑन होती है पर्टिकुलर राइटर की. तो एडवेंचर्स जितना भी स्टोरीज रहता है जिसे अमेरिकन फ्रंटियर में ये सेट करते हैं. ठीक है, और मैं आपको बता दूं ये आपके जो कूपर है ही इंट्रोड्यूस द फर्स्ट अमेरिकन एक्शन हीरो. फर्स्ट अमेरिकन एक्शन हीरो को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है. वी हैव नेटी बम्बू, लिख देती हूँ मैं उनका नाम. ऑलरेडी ये आपका पार्ट है एक तो PYQ का और नेटी बम्पू बम्पू, राइट. सो ये आपका बेसिकली हीरो है एंड ऑफ कोर्स फर्स्ट हु इंट्रोड्यूस्ड बाय कूपर अमेरिकन एक्शन हीरो. ठीक है, एंड इनकी जितनी भी नॉवेल्स रहती हैं वो नेचर को कहीं ना कहीं डिस्क्राइब कर रही होती है, नेटिव अमेरिकन एंड कल्चरल बेस्ड होती हैं. ठीक है, अभी जो इनकी वी हैव टू डिस्कस लीदर स्टॉकिंग फर्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं. ये जो लीदर स्टॉकिंग टेल्स है इसमें आपको एक सीरीज मिल जाएगी जिसमें 5 नॉवेल्स आपको इंक्लूडेड हैं. ठीक है, दिस इज द सीरीज बेसिकली इन विच यू सी 5 novels आर इंक्लूडेड अबाउट द हीरो नेटी बम्पू. ये जो हीरो है ना नेटी बम्पू इसके बारे में आपको देखने मिल जाएगा. तो उसको इन्होंने जो बेसिकली 5 novels वी हैव लाइक डियर स्लेयर, द लास्ट ऑफ द मोहिकन्स. जो लास्ट ऑफ द मोहिकन्स है उसी पर्टिकुलर जो आपका ये सीरीज़ है ना लीदर स्टॉकिंग टेल्स इसी का ये पार्ट है, सेकेंड पार्ट है इसका. मैं लिख देती हूँ 5 parts क्योंकि इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. यू सी फर्स्ट वन वी हैव द डियर स्लेयर, द डियर स्लेयर. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव द लास्ट ऑफ मोहिकन्स, वी हैव ऑलरेडी मैंशन हियर. और जो थर्ड वन है हमारे पास दैट इज, मैं थर्ड यहाँ पे मैंशन करूँ, द पैथ फाइंडर, द पैथ फाइंडर. दिस इज द थर्ड. एंड द फोर्थ वन वी हैव द पाइनियर्स, द पाइनियर्स. एंड नंबर 5 वी हैव द प्रेयर. ओके, द
प्रेरी। ओके, सो यू सी 5 नॉवेल्स का बेसिकली सीरीज है आपका लीडर्स टॉकिंग टेल्स बाय जेम्स फेनीमोर कूपर। एंड इसमें ना बेसिकली इन्होंने कॉन्फ्लिक्ट्स दिखाया बिटवीन नेचर एंड सिविलाइजेशन, फ्रेंडशिप बिटवीन वाइट सेटलर्स एंड नेटिव अमेरिकन्स, अमेरिकन विल्डरनेस एंड फ्रीडम के बारे में बात किया है, हीरोइज्म, एडवेंचर एंड मोरल वैल्यूज़ पर बेस्ड ऑन इनका ये कंप्लीट सीरीज है। और राइट, सो बेसिकली जो इनका ये वाला बुक है इट केम 1826 में आ रहा है। सेकेंड बुक है बेसिकली लीडर्स टॉकिंग टेल्स का। एंड इसको इन्होंने मतलब फ्रेंच में और इंडियन वार जो है ना वहाँ पे इसका सेटिंग रखा है। इसके भी कैरेक्टर्स आपको देख के जाने, क्योंकि ये वाला ना पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में आपसे पूछा गया है। सो यू हैव टू डिटेल में ओनली इसको आपने स्टडी करना है, द लास्ट ऑफ मोहिकन्स को। लाइक डिटेल में भी आपने सिर्फ कैरेक्टर्स देख के जाने। एंड जैसे किस तरीके से टू सिस्टर्स की इसमें स्टोरी है, कोरा एंड एलिस की, जो किस तरीके से ट्रैवल कर रही हैं टू मीट दियर फादर। ठीक है, तो दिस इज द स्टोरी अबाउट इट, ओनली यू कोर आइडिया जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड, नो नीड टू गो वेरी मच इन डिटेल। बट आपने क्या करना है, ये जो 5 मैंने आपको यहाँ पे टाइटल सजेस्ट किए हैं, जो नॉवेल्स बेसिकली लीडर्स टॉकिंग टेल्स का पार्ट है, उसको आपने बस ध्यान में रखना है। अभी नेक्स्ट टॉक अबाउट राल्फ वॉल्डो एमर्सन। सो गाइस नंबर 9 वी हैव एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट R.W. एमर्सन, जिनका टाइमलाइन वी हैव 1803 एंड 1882। सो सबसे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट सजेस्ट कर दूँ फ्रॉम दिस इंपॉर्टेंट ऑथर। ऑथर है ये जिन्होंने बेसिकली अमेरिकन एसेइस्ट हैं, पोएट हैं, फिलोसोफर हैं। ठीक है, लीडर भी रहे हैं ये आपके ट्रांसजेंडरलिज्म मूवमेंट के। ट्रांसजेंडरलिज्म मूवमेंट से इनका एसोसिएशन है, लीडर है। एंड ही बिलीव्ड इंडिविजुअल पावर, नेचर, इंस्टीट्यूशंस एंड सेल्फ ट्रस्ट। मैंने प्रॉपर वीडियो आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड बेस्ड ऑन राल्फ वॉल्डो एमर्सन। इनसे एसोसिएटेड जितना भी इंफॉर्मेशन आपको प्रिपेयर करना है डिटेल्ड मैनर में, मैंने वहाँ पे वेरी सिंपल लैंग्वेज में सजेस्ट किया है। ज़रूर से वीडियो देखिएगा, क्योंकि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑथर्स में से एक है। अगर मैं इनके कंट्रीब्यूशन की बात करूँ इन लिटरेचर, यू सी फाउंडर है अमेरिकन ट्रांसीडेंटलिज्म के। एंड ही मेड अमेरिकन लिटरेचर इंडिपेंडेंट, राइट। बिकॉज इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो कहीं ना कहीं ऐसा था कि ही सेड कि जो अमेरिका है मस्ट स्टॉप कॉपिंग यूरोप, क्योंकि ये चाहते थे कि जो अमेरिका है उसको यूरोप की कॉपी नहीं करना चाहिए, बल्कि ये इनकरेज करते थे ओरिजिनल अमेरिकन वॉइस के लिए। ठीक है, और कहीं ना कहीं नेचर फिलोसफी पर इनका बहुत ज़्यादा फोकस था। ये लिविंग स्पिरिचुअल फोर्स को नेचर समझते थे, एज वेल इंडिविजुअलिज्म की बात करते थे अपने वर्क में, जो इनका कहीं ना कहीं जहाँ पर ये फोकस करते थे सेल्फ कॉन्फिडेंस को, सेल्फ रियलाइंस को, इनर स्ट्रेंथ की बात करते थे। एंड इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, फादर है अमेरिकन लिटरेचर के। और कहीं ना कहीं इन्होंने इंस्पायर्ड भी किया है अदर राइटर्स, जैसे विटमेन हो गए, थारो हो गए, हॉथ्रोन हो गए, ये सभी इंस्पायर्ड हैं आपके R.W. एमर्सन से। अभी जो इनका यहाँ पे वर्क है, क्योंकि मैं आपको रिवीजन के पर्सपेक्टिव से ये वीडियो बना रही हूँ, सो मैं आपको उतना ही फैक्ट सजेस्ट करूँगी। 1836 में इनका ये नेचर वर्क आया है, टू शो हाउ नेचर कनेक्ट ह्यूमन टू गॉड। दिस इज द कोर आइडिया और फाउंडेशनल टेक्स्ट है ये ट्रांसजेंडरलिज्म का। ट्रस्ट मी, दिस क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन ऑलरेडी हैव बीन आस्क्ड कि जो ट्रांसजेंडरलिज्म आपका फाउंडेशनल टेक्स्ट है, वी हैव नेचर बाय R.W. एमर्सन, दैट वाज पब्लिश्ड 1836। ठीक है, जहां पर इन्होंने ऑफ कोर्स बात किया है कि जो नेचर इज नॉट जस्ट फिजिकल, इट इज अ स्पिरिचुअल, राइट। और ये बाद में बोलते हैं कि जब व्हेन वी गो इनटू नेचर वी फील पीस, ट्रुथ, गॉड्स प्रेजेंस। जैसे सेम आप देखेंगे रोमांटिक एज में हमने विलियम वर्ड्सवर्थ को स्टडी किया था, कितना वो अपने आप को पीस फील करते थे व्हेन ही अंडर दी नेचर। जब वो नेचर में बैठे होते थे, किस तरीके से उनके जो माइंड है एक तरह से एक आइडियाज़ है कि किस तरह से फ्लो होने लगता था। इन सेम मैनर तो मैं नहीं बोलूँगी, बट एनी हाउ आपके जो R.W. एमर्सन है, इनका भी कहीं ना कहीं जो एक ट्रस्ट था टूवर्ड्स नेचर वो बहुत ज़्यादा हाई था, क्योंकि ये पीस, ट्रूथ एंड गॉड की प्रेजेंस फील करने लगते थे जब ये कभी भी नेचर के मतलब नेचर में अपने आप को महसूस करते थे। ठीक है, नेचर क्योंकि इनको पता है सेल्फ ट्रस्ट और इनर विजडम देता है, सो दैट्स वाई ही गिव इम्पोर्टेंस। और कहीं ना कहीं ये सोसाइटी के करप्ट, राइट, किस तरीके से जो सोसाइटी करप्ट है उस पर भी बात करते थे, एंड नेचर को किस तरीके से प्यूरिफाइज किया जा सकता है, ही टॉक्स अबाउट, राइट। सो इनका ओवरऑल दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क। मैंने
प्रॉपरली इसको जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है नेचर का, इस पर्टिकुलर वर्क का, पब्लिकेशन इन्फॉर्मेशन और भी अदर इन्फॉर्मेशन जो फैक्ट्स आपको ज़रूरी सस्टेन रखने माइंड में, उस वीडियो में कंप्लीट कराए, ज़रूर से देखिएगा इफ़ यू वांट टू स्टडी प्रॉपर मैनर दिस पर्टिकुलर वर्क। बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं है वीडियो और बहुत ज़्यादा बोरिंग भी नहीं है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ फिल्ड है। सो ज़रूर से वॉच कीजिएगा। नहीं मिल रहा है, यू कैन कॉमेंट मी, आई विल टेक दैट पर्टिकुलर वीडियो ऑफ माइन। ओके, अभी नेक्स्ट इनका जो सेल्फ रियलाइज है, दिस इज 1841। क्योंकि आपको सिर्फ कोर आइडिया नहीं समझ रहा है, इनके वर्क का आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो फैक्ट्स हैं रिगार्डिंग एंड जो पब्लिकेशन इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको अपने माइंड में सस्टेन करना है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो क्योंकि मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया है, सो यू प्लीज़, आई प्रेफर यू टू गो दैट पर्टिकुलर वीडियो ऑफ माइन टू जस्ट क्लैरिफाई दीज पर्टिकुलर वर्क जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए। सेल्फ रिलायंस सबसे पहले देख लीजिए, ये जो इनका वर्क है, यहाँ पर ये ना लोगों को पढ़ा रहे हैं, लोगों को टीच कर रहे हैं कि जो ट्रस्ट, जिससे कि वो क्या करें, अपने अंदर ट्रस्ट लेकर आए, ट्रस्ट देमसेल्फ। ठीक है, तो क्योंकि इनका मानना है कि जो आपके खुद के बिलीव होते हैं, आपके जो ओन थॉट्स होते हैं, दीज आर दी स्ट्रॉन्ग वन एंड द एक्चुअल वन। डोंट फॉलो द क्राउड। वो कहते हैं क्राउड को कभी फॉलो नहीं करो, एंड यू कैन नेवर गेट एनीथिंग फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड, एवरीथिंग इन योर स्ट्रेंथ। ठीक है, एवरी पर्सन हैज़ अ डिवाइन इनर वॉइस, जिसकी ये बात करते हैं, जिसे ये इंपॉर्टेंस देते हैं, और ये चाहते हैं कि जो सोसाइटी है wants us to copy but we must be independent, right? So overall यहाँ पर इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस भी सजेस्ट किए, जैसे आपका ट्रस्ट थाई सेल्फ हो गया, लाइक इमिटेशन इज सोसाइटी, ये फेमस लाइन इन्होंने दिया है। इमिटेशन क्या है, काइंड ऑफ सोसाइट है। अ फुलिश कंसिस्टेंसी इज द होप गॉबलिन ऑफ लिटिल माइंड्स। ये कुछ फेमस लाइंस में यहाँ पे आपको सजेस्ट कर रही हूँ, और मे बी मैंने उस पर्टिकुलर वीडियो में भी सजेस्ट किया है, आपको हेल्प करेगा। अभी जो इनका नेक्स्ट वर्क है, रिविजन पर्सपेक्टिव से अमेरिकन स्कॉलर 1837, राइट, यू सी, ये इनका लेक्चर है जो इन्होंने डिलीवर्ड किया था हार्वर्ड कॉलेज में। ठीक है, अमेरिकाज इंटेलेक्चुअल डेक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस बेस्ड ऑन है। और यहाँ पर आप देखेंगे जो एमर्सन है, इन्होंने अमेरिकन जो राइटर्स हैं उन्हें किस तरीके से क्रिएट करना चाहिए अपना खुद का ओन लिटरेचर, नॉट कॉपी ऑफ यूरोप। तो इस पर बेस्ड ऑन इन्होंने अपने सम इम्पॉर्टेंट व्यूज़ डिलीवर्ड किए थे। और आप बता दो मैं आपको, इन्होंने 3 यूनिटीज़ बताई हैं ऑफ अ स्कॉलर, कि जो स्कॉलर है उसकी वो कौन कौन सी 3 ड्यूटीज़ हो सकती हैं। वी हैव नेचर, नेक्स्ट वी हैव बुक्स, और थर्ड वी हैव एक्शन। ठीक है, तो मेन इन्होंने यही मैसेज दिया था कि जो आपका खुद का जो माइंड है, योर ओन माइंड, योर ओन कल्चर एंड योर ओन लिटरेचर, यू मस्ट बी बिल्ट। ओके, so this is based on it. So here I have just revised you important work written by R.W. Emerson. R.W. Emerson आपके इतने इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में ज़रूर से इनको लेके क्वेश्चन आता है, तो इन्हें आपने क्विट नहीं करना है। एंड जो मैं आपको सजेस्ट करूँ, इफ़ यू वॉच्ड दैट वीडियो और इफ़ यू नॉट, दिस इज़ योर अभी नेक्स्ट वी हैव H.D. थारो। नेक्स्ट वी हैव H.D. थारो, जिनका टाइमलाइन वी हैव 1817 टू 1862। इंपॉर्टेंट है, अमेरिकन राइटर हैं, फिलोसोफर हैं, नेचुरलिस्ट हैं, मेन मेंबर भी हैं आपके ट्रांसेंडेंटलिस्ट मूवमेंट के, राइट, एंड विद एमर्सन ऑफ कोर्स। और ही बिलीव्ड इन सिंपल लिविंग, नेचर, फ्रीडम एंड मोरल करेज की बात करते हैं अपने वर्क्स में। और बेसिकली अगर मैं इनकी कंट्रीब्यूशन की बात करूं तो कहीं ना कहीं नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस की बात करते हैं, क्योंकि जो इनका ये ऐसे है सिविल डिसओबीडियंस, यू सी, ये इनका इंस्पायर्ड है गांधी से, मार्टिन लूथर किंग जूनियर से। सो दिस इज बेस्ड ऑन नॉन वायलेंस रेसिस्टेंस एंड द हाउस ऑफ दी 7 गैबल्स। नो दिस इज नॉट, वी आर जस्ट नॉट डिस्कस अबाउट। सो आई एम डिसओबीडियंस एंड द वॉल्डन, ये 2 वर्क्स हैं जो आपके H.D. थारो ने दिए हैं। ठीक है, सो आप देखेंगे कि ये मेजर फिगर है, एक तो अमेरिकन ट्रांसेंडेंटलिज्म के, इंस्पायर्ड है कहीं ना कहीं वर्ल्ड लीडर्स एंड राइटर्स से। और इनके जो वर्क्स होते हैं ना, क्लासिक्स हैं, इन्वायरमेंटल राइटिंग्स, पॉलिटिकल फिलोसफी और इंडिविजुअलिज्म। अभी जो फर्स्ट वन यहाँ पर मैंने मेंशन किया है वॉल्डन, दिस इज 1854, ठीक है, नॉट 254। ये इनका एक मेमोर है और साथ के साथ फिलोसफी भी इन्होंने इसमें दिया है। और यू सी कि किस तरीके से जो थारो है, ही लिव्ड अलोन फॉर 2 years 2 months 2 days, यानी कि 2 years 2 months 2 days तक ये अलोन रहे, टू शो हाउ अ पर्सन कैन लिव हैप्पीली विद सिंपल नीड्स। मतलब इन्होंने यहाँ पे यही बताया है और इस बुक में यही बताया है कि जो एक इंसान है वो किस तरीके से हैप्पीली जी सकता है सिंपल नीड्स के साथ। ठीक है, इन्होंने कहीं ना कहीं कनेक्ट किया नेचर को टू फाइंड स्पिरिचुअल ट्रुथ। ठीक है, और ये एस्केप करते हैं सोसाइटी के प्रेशर से, मटेरियलिज्म से, ये बिल्कुल एस्केप करते हैं, क्योंकि इनका मानना है अगर आप इन सभी चीज़ों से अट्रैक्टेड हैं, यू कैन नॉट इवन फाइंड स्पिरिचुअल ट्रुथ।
राइट। तो इनका मतलब है कि जो लाइफ शुड बी सिंपल होना चाहिए, नॉट बिजी। नेचर टीचेस विजडम, राइट। ट्रू वेल्थ की बात करते हैं, इनर पीस की बात करते हैं, नॉट मनी की बात करते हैं एक्चुअली इन अपने वर्क्स में। एंड पीपल शुड लिव विद पर्पस, नॉट हरी। उनकी लाइफ में एक पर्पस होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हरीनेस नहीं होना चाहिए। इन सभी चीज़ों को ये बेसिकली इंपॉर्टेंस देते हैं। तो दिस वर्क इज़ बेस्ड ऑन, इन सभी थॉट्स से इनका बेस्ड ऑन है। अभी 1849 में जो कई बार आपसे एग्जामिनेशन में रिपीट हुआ है, सिविल डिसओबीडियंस, यहाँ पर इन्होंने रियल इवेंट बेसिकली सजेस्ट किए हैं इन दिस एसे। सो थारो यहाँ पे रिफ्यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो वो जो पोल टैक्स होता है ना, पोल टैक्स, उसके लिए ये रिफ्यूज़ करते हैं। अरेस्टेड फॉर वन नाइट, राइट, जिसमें किया जाता है, जिसे पोल टैक्स बोलते हैं, एक रात के लिए अरेस्ट कर लिया जाता है, उसको ये रिड्यूस करते हैं, उसको ये रिफ्यूज़ करते हैं। और ये अपोज करते हैं यूएस गवर्नमेंट को, जो सपोर्ट करती है स्लेवरी एंड मैक्सिकन वार को। ठीक है, तो ये दो चीज़ें बेसिकली इन इवेंट पर बेस्ड ऑन इनका ये ऐसे है। और इन्होंने जो मेन आइडिया यहाँ पे दिया है वो यही दिया है कि इफ़ द गवर्नमेंट मेक्स एन अनजस्ट लॉ, पीपल मस्ट रिफ्यूज़ टू फॉलो इट पीसफुली। जैसे आपके गांधी जी बोलते थे ना ड्यूरिंग जो इंडिया स्ट्रगल चल रहा था इंडिपेंडेंस का, कि हम लोगों को जितना भी हमारे साथ अनजस्ट हो रहा है उसका हमें रिप्लाई कैसे देना है, नॉन वायलेंस, पीसफुली। सो सेम इन्होंने कहीं ना कहीं उस चीज़ को फॉलो किया। एंड यू सी मोरल ड्यूटी इज़ ग्रेटर दैन द लॉ पर इन्होंने बेस्ड आइडियाज़ दिया। नेवर सपोर्ट रॉन्ग गवर्नमेंट, उस पर इन्होंने इंपॉर्टेंस दिया अपने इस वर्क में। सो ये जो इनका वर्क है ओवरऑल इंस्पायर्ड है गांधी के सत्याग्रह से, इन्फ्लुएंस्ड है कहीं ना कहीं सिविल राइट्स ऑफ मूवमेंट जो अमेरिका का है ना, उससे। सो इम्पॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में आपसे क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वर्क परस्पेक्टिव। सो आपने अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना है। हियर आई रिवाइज्ड यू एच डी थारो, जो मेरे नंबर 10 ऑथर है, मेजर फिगर्स में से एक है। अभी नेक्स्ट जो मेरे हैं नदाइन हाउथरो, नंबर 11 वी डिस्कस नाउ। इनके 2 वर्क्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए जिन्हें आपने रिवाइज करना है। लेट मी स्टार्ट। जिनका टाइमलाइन गाइज वी हैव 1804 टू 1864, कीप इन योर माइंड। अभी ये आपके अमेरिकन नॉवलिस्ट हैं, शो स्टोरी राइटर हैं जैसे कि आप जानते हैं, एंड मेजर राइटर है ऑफ कोर्स अमेरिकन रोमांटिक एंड डार्क रोमांटिक एज की। ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है। और इनकी जो स्टोरीज रहती है उसमें ये सिन, गिल्ट, मोरालिटी, प्यूरिटन सोसाइटी और साइकोलॉजी के बारे में ज़्यादा बात करते हैं। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट जो स्कारलेट लेटर है, इनका क्लासिक वर्क है, 1850 में पब्लिश हो रहा है। इस पर्टिकुलर वर्क को भी मैं प्रॉपर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ अपनी पास्ट वीडियोज़ में। इफ़ यू नॉट वॉच येट, कॉमेंट मी इफ़ यू नीड टू वॉच, सो यू कैन जस्ट गो देयर, ओके। तो डार्क रोमांटिक इनका ये नॉवल है, मतलब डार्क साइड ऑफ और गिल्ट को कहीं ना कहीं मतलब मेंशन किया है इस स्टोरी में। तो डार्क रोमांटिक नॉवल है ये इनका, प्यूरिटन बॉस्टन में जिसकी सेटिंग रखी है 17th सेंचुरी। जो प्यूरिटन बॉस्टन है ना, इसकी सेटिंग ड्यूरिंग दैट टाइम रखी है कि क्या कंडीशन थी वहाँ पर। अच्छा, इसमें जो मेन कैरेक्टर्स है उसमें आपको हेस्टर प्राइन, पर्ल, अर्थर डिमेस्डल और रॉबर्ट चिलिंगवर्थ जैसे मेजर कैरेक्टर मिल जाएंगे, जिसमें हेस्टर प्राइन जो हीरोइन है, हेस्टर जो हीरोइन है ऑफ द नॉवल की, पनिश्ड और अडल्ट्री के लिए उसको पनिश किया था ड्यूरिंग वीडियो, नॉट वीडियो एक्चुअली, ड्यूरिंग नॉवल। सो आप देखेंगे हेस्टर जो थी ना, शी गिव्स बर्थ टू अ चाइल्ड विदाउट हर हस्बैंड प्रेजेंट। सो दैट्स द रीज़न कि शी इज़ फोर्स टू वियर अ रेड लेटर जिसका नाम था ए अल्फ़ाबेट अडल्ट्री का कहीं ना कहीं साइन सिंबल था। और ड्यूरिंग दिस वीडियो, जब वो वीडियो एंड होता है, वीडियो बोल रही हूँ मैं, नॉवल जब नॉवल में उसको स्टार्टिंग में उसे फोर्स किया जाता है टू वियर अ रेड लेटर ए, और किस तरीके से अपने हार्ड वर्क के थ्रू जो आपकी हीरोइन ऑफ द नॉवल है वो उस पर्टिकुलर अडल्ट्री सिंबल ए को किस तरीके से स्ट्रेंथ सिंबल में बदल देती हैं, ये पूरी नॉवल इसी पर बेस्ड होने। तो बेसिकली जो टाउन होता है वो शेम करता है हर उसके ऊपर की शी बिकम स्ट्रॉन्ग एंड ग्रेसफुल। जब भाई मतलब जब उसको ये पहनाया जाता है स्टार्टिंग में, तो जो डिमेंस्डल होता है किस तरीके से हाइड करता है उसकी जो सीन है, उसका जो सफ़र करता है उसके लिए इंटरनली। जो डिमेंस्डल होता है वो बंदा होता है टू होम शी लव, राइट, और जिसकी बेटी होती है जिसका नाम पर्ल होता है, जो उसकी डॉटर होती है। और चिलिंगवर्थ उसका किस तरीके से हस्बैंड होता है और उसको वो छोड़ देता है, सीक्स रिवेंज एंड बिकम एविल। सो दिस इज़ द स्टोरी। मैं बहुत ज़्यादा समराइज नहीं जाऊँगी इसमें। तो ओवरऑल आपने इस चीज़ का ध्यान में रखना है। स्कारलेट ए जो बेसिकली इसमें सिंबल है, ये पार्ट है एग्जामिनेशन का, दैट्स वाई मैं आपको इसी को फोकस कर रही हूँ। स्कारलेट जो ए है वो सिन और शेम का बेसिकली स्टार्टिंग में सिंबल था, और एट द लास्ट ऑफ द नॉवल आप देखेंगे लेटर बन जाता है वो स्ट्रेंथ का सिंबल। और पर्ल जो है इसमें जो डॉटर है उसकी, उसको ट्रुथ से रिप्रेजेंट किया है। और जो फॉरेस्ट है ना,
जो दिखाया है जहाँ पर उसको जैसे बाहर भेज दिया जाता है ना कि मतलब कोई अब तुम गाँव में नहीं रहोगे, अब तुम्हें तरी पार कर देंगे, तो सेम एग्जैक्टली यहाँ पर होता है। तो जब वो फॉरेस्ट में रहती है तो शी एक्चुअली फ्रीडम फ्रॉम स्ट्रिक्ट सोसाइटी, उसको फ्रीडम मिल रहा है किससे, स्ट्रिक्ट सोसाइटी से, तो उसको सिंबलाइज किया है। तो यहाँ पे कुछ मैंने सिंबल्स आपको सजेस्ट किए जिसे आपने सस्टेन रखना है माइंड में, ठीक है। अभी नेक्स्ट वी हैव द हाउस ऑफ द सेवन गैबल्स। ये वेरी नेक्स्ट ईयर आपका आ रहा है 1851। इसमें भी आप मेन कैरेक्टर ज़रूर से देखिएगा। फर्स्ट यू कीप इन योर माइंड इट्स अ गॉथिक रोमांस, ये इनका एक गॉथिक रोमांस है। एंड इसमें भी आपको कुछ कैरेक्टर्स मिल जाएंगे। वैसे तो कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चन नहीं मिला, बट बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड सम इंपॉर्टेंट राइटर्स जैसे नदाइन हार्थरों के जितने भी वर्क है, वैसे तो मैंने यहाँ पे 2 मेंशन किए, इनके आपके मेजर कैरेक्टर आपको ज़रूर से देखने। पिंची ऑन करके ओल्ड वेमन होती है जिस पर जो अनसेस्ट्रल हाउस में रहती है, बेस्ड ऑन है स्टोरी में, एंड सो फोर्थ। क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा डिटेल क्वेश्चन नहीं पूछा, यू प्लीज़ कीप इन योर माइंड, ओके। अभी नेक्स्ट वी हैव हरमन मेलविल, वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर 12 मेजर फिगर्स में से एक है हमारे अमेरिकन लिटरेचर के। सो गाइज जिनका टाइमलाइन वी हैव 1819 टू 1891, वेरी इजी टाइमलाइन, 1819 टू 1891, राइट। मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस कर दूँ जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि अभी हम लोग सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे मे बी मुझे लिखना पड़ जाए हरमन मेलविल से एसोसिएटेड। अभी हरमन मेलविल जो है आपके अमेरिकन नॉवलिस्ट है, शो स्टोरी राइटर है, एंड ऑफ कोर्स पोएट है, इंपॉर्टेंट है, बेस्ट नोन फॉर हिज सी नॉवेल्स। सी नॉवेल्स के लिए हम इनको जानते हैं। अगर आपसे पूछा जाए एग्जामिनेशन में सी नॉवेल्स एसोसिएटेड विद विच अमेरिकन राइटर, सो वी हैव हरमन मेलविल, ओके। और इनकी जो राइटिंग्स है ना उसमें आप देखेंगे, सबसे पहले अगर मैं इनिशियली बात करूँ तो वॉज नॉट पॉपुलर ड्यूरिंग हिज लाइफ, लेकिन व्हेन ही बिकेम फेमस आफ्टर हिज डेथ, तो आफ्टर मतलब इनकी डेथ के बाद इनकी जो राइटिंग्स थी वो मतलब वो फेमस होने लगी। एंड टुडे आप देख सकते हैं ही इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अमेरिकन राइटर्स में से एक कंसिडर किए जाते हैं। सी एडवेंचर्स नॉवेल्स इनकी देखने मिलेगा। सिम्बोलिज्म की बात करते हैं अपने वर्क्स में, जैसे वाइट वेल जो है इनका, जो मॉबी डिक का कैरेक्टर है वाइट वेल, तो आप देखेंगे किस तरीके से वो शो कर रहा है मीनिंग अबाउट लाइफ, इविल एंड फेट को, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सिंबोलिज्म भी आपको इनके वर्क्स में देखने मिल जाएगा। इनको फादर ऑफ सी फिक्शन कंसीडर किया जाता है, पाइनियर है सिंबॉलिक एंड फिलोसॉफिकल नॉवेल्स के। और इनके जो वर्क्स हैं उससे आगे के जो राइटर्स हैं जैसे फॉकनर हो गए, हैमिंगवे हो गए, काफ्का हो गए, इन सभी राइटर्स को इन्होंने कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस इनका हुआ है, ठीक है। और अमेरिकन इपिक कंसीडर किया जाता है इनकी मॉबी डिक को, अमेरिकन इपिक। अगर आपसे पूछा जाएगा अमेरिकन इपिक वी हैव मॉबी डिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1851, सेम ईयर आप देख रहे हैं द हाउस ऑफ द सेवन गैबल्स आया था आपके नदाइन हॉर्थरो का। इस तरीके से आप रिलेट करके क्वेश्चन ईयर को लर्न कर सकते हैं। मॉबी डिक जो है इनका एक एडवेंचर सिंबॉलिक नॉवल है जिसमें आपको ईशा मेल, राइट, नरेटर जो ईशा मेल है, और इसका जो वेरी ओपनिंग लाइन है इट्स अ कॉल मी ईशा मेल, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा है कॉल मी ईशा मेल, ठीक है। ईशा मेल बेसिकली नरेटर है ऑफ द स्टोरी का। एंड नेक्स्ट वी हैव ईशा मेल किस तरीके से ज्वाइन करता है एक वेलिंग शिप जिसका नाम होता है पिकॉट। क्या नाम होता है उसका? पिकॉट, ठीक है। ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है। एंड कैप्टन अहाब इसमें आपको दिख जाएंगे जिन्हें जो ओबेस्ड है विद किलिंग मॉबी डिक, ठीक है। कैप्टन अहाब इज ऑब्सेस्ड विद किलिंग मॉबी डिक। क्यों? क्योंकि द वाइट वेल दैट टुक हिज एग, नॉट लुक, उनकी जो वंस क्या होता है कैप्टन अहाब की जो एक टांग होती है वो ये मॉबी डिक, एक ह्यूज ये यहाँ पे शार्क होती है ओशन में, बहुत बड़ी सी शार्क होती है, उसको देख के डर भी लगता है। तो उनकी टांग एक बार वो उस एक्सीडेंट में उसकी कट जाती है, तो उससे वो रिवेंज लेने गए हैं, ठीक है। तो ये जो शिप है किस तरीके से ट्रैवल कर रही है अक्रॉस ओशियंस, राइट। फिलोसॉफिकल टॉक, वेल का हंटिंग सीन आपको इसमें देखने मिल जाएगा, डेंजर्स एट सी, और हाउ फाइनली उनको मॉबी डिक मिल जाता है और ही डिस्ट्रॉय उनकी वो पूरी जो वेल होती है, शार्क नहीं होती वेल होती है, तो वो वेल जो होती है डिस्ट्रॉय कर देती है पूरी शिप को, और अहाब जो होता है डाइज हो जाता है लास्ट में, एंड द होल क्रू डाइज हो जाते हैं। सिर्फ ईशा मेल जो होता है नरेटर ऑफ द स्टोरी वो बचता है, हु सेव, ठीक है, हु सर्वाइव्स, जिसने ये स्टोरी बाद में बताई है, उसी की वजह से हमें स्टोरी के बारे में पता लगा है कि क्या होता है। तो ओवरऑल आप देखेंगे इट्स अ इम्पॉर्टेंट, और इसका मॉबी डिक का जो अनदर टाइटल है इट्स अ वाइट वेल, राइट। तो मिस्ट्री, नेचर, गॉड, फेट और इविल पर बेस्ड ऑन है इनका ये वर्क। अभी नेक्स्ट यू हैव टू जस्ट प्रिपेयर बिली बर्ड। वैसे हरमन मेलविल का आपसे मॉबी डिक एसोसिएट ही क्वेश्चन आपको बनता है, बट समटाइम एग्जामिनर आस्क्ड ऑल्सो रिगार्डिंग बिली बर्ड ऑल्सो, दैट्स वाई ये इनका क्योंकि एक नोवेला है
इट्स अ नोवेला एंड जिसे इन्होंने 1924 में इसका पब्लिकेशन हुआ है, 1880 1888 और 89 में इसको लिखा गया है, मतलब आफ्टर डेथ ये बेसिकली पब्लिश हो रहा है। बिली पिट जो होता है एक इनोसेंट हस्बैंड, हैंडसम सेलर होता है और किस तरीके से मतलब ही लव्ड बाय एवरीवन, उसको सभी लोग प्यार करते हैं, मतलब इन द नॉवल में। तो कहीं ना कहीं जो एक क्लैगर्ड फॉल्सली होता है वो उसको अक्यूज़ करता है, प्लानिंग करता है उससे रिबेलियन करने के लिए। तो बिली जो होता है ना कांट स्पीक क्लियरली व्हेन नर्वस, तो इसके अंदर एक कमी थी, एक मतलब इसका एक फॉल्ट पॉइंट था कि जब ये नर्वस होता है तो ये ना क्लियरली बात नहीं कर पाए, तो एक्सीडेंटली ही स्ट्राइक्स क्लैगर्ट एंड किल हिम। मतलब ये सारे सीन मैं आपको नॉवल के बता रही हूँ क्योंकि बहुत शॉर्ट बता रही हूँ। होप अगर आपने नहीं आपको समरी पता है तो आपको समझ नहीं आएगा, अगर आपको समरी पहले से पता है सो यू अंडरस्टूड कि मैं किस बेसिकली एक्ट की बात कर रही हूँ इसमें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इससे एसोसिएट करके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। अभी जो नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले एडगर एलन पो। सो गाइज नंबर 13 वी हैव एडगर एलन पो, जिनका टाइमलाइन वी हैव 1809 टू 1849। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अमेरिकन पोइट हैं, शो स्टोरी राइटर एंड क्रिटिक हैं, फादर हैं डिटेक्टिव स्टोरी के। ठीक है, तो डिटेक्टिव जो है एसोसिएटेड है आपके एडगर एलन पो के साथ। एंड मॉडर्न हॉरर फिक्शन की बात करते हैं अपने वर्क्स में, गॉथिक, मिस्टीरियस, डार्क साइकोलॉजिकल टेल्स आपको इनकी देखने मिल जाएंगी। फादर है गॉथिक लिटरेचर के इन अमेरिका, इन्वेंट किया है इन्होंने डिटेक्टिव स्टोरी को, जैसे द मर्डर इज द रॉग मॉर्टिव इनका इंपॉर्टेंट डिटेक्टिव स्टोरी है जो बेसिकली इन्वेंटेड है। और साइकोलॉजिकल हॉरर एंड सस्पेंस इनके वर्क्स में आपको देखने मिल जाएगा। एंड ऑफकोर्स जो इनका वर्क मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, द रावण, इनका एक नैरेटिव पोयम है। एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन कई बार आपको पूछा गया है, यू कीप इन योर माइंड, जो 1845 में इनका आ रहा है। डेथ, मॉर्न, सुपर नेचुरल एंड लॉस पर बेस्ड ऑन है, जिसमें एक मैन होता है किस तरीके से वो मॉर्न कर रहा है द डेथ ऑफ हिज लव, जब उसकी जो लव होती है लियोनोर करके, उसकी जब डेथ हो जाती है तो वो मॉर्न कर रहा है इस पर। और एक जो इसमें रावण है, वो रावण एंटर होता है उसके रूम में एंड ओनली सेज नेव रोम, नेवर मोर। ठीक है, वो क्या वर्ड बोलता है उससे, जो रावण उसके रूम में एंटर होता है, बोलता है नेवर मोर, ये वर्ड वो बोलता है उसको। एंड ही आस्क द रावण अबाउट लाइफ, डेथ एंड रीयूनियन विद लिनोर। तो फिर वो उससे पूछता है कि मुझे बताओ मैं कैसे रीयूनियन कर सकता हूँ लिनोर से। तो रावण जो है फिर से रिपीट करता है नेवर मोर, ड्राइविंग हिम इनटू डेस्पेयर। ठीक है, तो आप इसमें देखेंगे ग्रीफ एंड लॉस, सो एंड सो फोर थिंग्स। अभी नेक्स्ट वी हैव टेल्स ऑफ द ग्रोटेस्क एंड अराबेस्क। ये इनका 1840 क्या है, ये शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी। ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। और इसमें ना आपको कुछ फेमस स्टोरीज जैसे द टेल हर्ट, विलियम विल्सन, द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ यूशर, जो बेसिकली मैंने मेंशन किया यहाँ पर, ये इसी पर्टिकुलर शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन के पार्ट है। और एग्जामिनेशन में आपसे प्रॉपर शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन के जो पार्ट है पूछे जाते हैं, जो बेस्ड ऑन ह्यूमन साइकोलॉजी, गिल्ट, सीन, फियर एंड हॉरर, डेथ एंड मैडनेस पर। सो ओवरऑल आपने इसको प्रिपेयर करना है एग्जाम के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1839 में इनका ये आया है बेसिकली, द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ यूशर। गॉथिक शॉर्ट स्टोरी है ये, इनकी शॉर्ट स्टोरी जो बेसिकली उस कलेक्शन में आपकी आई है। सो ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है। अभी नेक्स्ट वी हैव इसमें जो रॉड्रिक यूशर होता है, जो नरेटर है ऑफ दिस स्टोरी का, रॉड्रिक यूशर। ठीक है, तो रॉड्रिक यूशर जो होता है वो बेसिकली नरेटर होता है, किस तरीके से जो उसका फ्रेंड होता है लिविंग इन अ ग्लूमी मैंसन्स। ठीक है, तो उसके बारे में मतलब फियर, डेथ एंड डिके के बारे में बताया है। नो नीड टू जस्ट गो वेरी मच इन डिटेल, ओनली यू कीप इन योर माइंड। एंड एडगर एलन पो के आपको मोर वर्क्स देख के जाने हैं, दीज आर नॉट इनफ, आई हैव इंक्लूडेड फॉर रिविजन पर्पज। सो नेक्स्ट वी हैव वॉल्ट विटमैन। नेक्स्ट वी हैव नंबर 14 मेजर ऑथर्स में वॉल्ट विटमैन, जिनका टाइमलाइन 1819 टू 1892। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अमेरिकन पोइट, एसेइस्ट एंड जर्नलिस्ट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कीप इन योर माइंड, फादर ऑफ फ्री वर्ड्स कंसिडर किए जाते हैं वॉल्ट विटमैन, फादर ऑफ फ्री वर्ड्स। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना, एग्जामिनेशन में पूछा गया इन इंग्लिश लिटरेचर। एंड ही सेलिब्रेट डेमोक्रेसी, इंडिविजुअलिटी एंड ह्यूमैनिटी इन हिज पोइट्रीज, राइट। और इनकी जो पोइट्रीज में ना आप देखेंगे किस तरीके से उन्होंने ब्रॉक किया है ट्रेडिशनल राइम्स को एंड मीटर्स और रूल्स को, क्योंकि ही टॉक्स अबाउट फ्री वर्ड्स। ठीक है, तो ये ट्रेडिशनल जितने भी राइम्स एंड मीटर्स हैं उनको किसी भी चीज़ को ये एक्सेप्ट नहीं करते, ही रिजेक्ट, इनफैक्ट ही ब्रॉक इन हिज पोइट्री, राइट। अभी जो
इनके मेजर वर्क मैंने यहाँ पे मेंशन किया, यू सी। फर्स्ट वी हैव लीव्स ऑफ ग्रास 1855, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेनी टाइम हैव बीन आस्क्ड इन एग्जामिनेशन ऑफ योर यूजीसी नेट। और ये इनका बेसिकली इसका जो लास्ट डेथ बेट एडिशन आया था, मतलब इसका जो फर्स्ट नेक्स्ट जो रिवीजन के लिए जो नेक्स्ट एडिशन आता है वो 1892 में आया था। ये चीज़ ध्यान में रखना, ये कलेक्शन ऑफ पोएम्स है, दिस इज़ द कलेक्शन ऑफ पोएम्स। इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, फ्री वर्ड्स, लॉन्ग लाइन, लिरिकल, इमोशनल आपको देखने मिल जाएगा। और मतलब इन्होंने इंडिविजुअलिज्म और डेमोक्रेसी, स्पिरिचुअलिटी, इक्वालिटी, इन सभी चीज़ों की बात की, जितनी भी पोएम्स आपको इसमें मिल जाएगी। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, जो फेमस पोएम्स है लीव्स ऑफ ग्रास कलेक्शन में, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ करके भी है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जो आपसे कई बार एग्जामिनेशन में पूछी गई है, एंड जहाँ पर इन्होंने सेलिब्रेट किया है सेल्फ को, लाइफ को एंड द यूनिवर्स को। ठीक है, आई सिंग द बॉडी इलेक्ट्रिक, दिस इज ऑल्सो द फेमस पोएम फ्रॉम दिस इंपॉर्टेंट कलेक्शन। एंड आउट ऑफ द क्रेडल, एंडलेसली रॉकिंग, ये भी इनका पोएम का पार्ट है। व्हेन लिलिकास लास्ट इन द डोर यार्ड ब्लूम्स, ये भी इनका एलिजी है फॉर अब्राहम लिंकन की डेथ पर। और सॉन्ग फॉर माई सेल्फ ऑफ माई सेल्फ भी इनका इंपॉर्टेंट है। बाकी आपने इन सभी चीज़ों को स्टडी करना है जो मैंने आपको यहाँ बताया है। और मैं आपको बता दूँ वॉल्ट विटमैन पर भी मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखा है मेरे चैनल पर, और वहाँ मैंने इनकी जो लीव्स ऑफ ग्रास है ना, ये जो कलेक्शन है, इसके बारे में A to Z जो इन्फॉर्मेशन यू नीड टू नो आई हैव डिस्कस्ड इन दैट वीडियो ऑफ माइन। कंप्लीट प्ले लिस्ट है जिसमें मैंने 4 और 5 नंबर्स मेजर ऑथर्स इंक्लूड किए हैं फ्रॉम अमेरिकन लिटरेचर, जिनसे आपको प्रॉपर मैनर में स्टडी करना है। तो बहुत छोटा लिस्ट प्ले लिस्ट है, अगर आप पूरा प्लेलिस्ट वो वॉच कर लेते हैं बिफोर योर एग्जामिनेशन, आपको बहुत कुछ वहाँ से गेन हो जाएगा अमेरिकन लिटरेचर से एसोसिएटेड। ठीक है, अगर वो आपको नहीं मिलता है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, पर ज़रूर से देख लीजिएगा, हेल्प ज़रूर से आपको मिलेगा उसमें। जो भी आपको कन्फ्यूज़न यहाँ पे है रिगार्डिंग कलेक्शन ऑफ पोएट्री, कौन कौन सी पोएम्स हैं जो आपको प्रिपेयर करनी है, कौन सी पोएम जो बेसिकली ये जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है इट इज़ बेस्ड ऑन, इसका कोर आइडिया क्या है, तो मैंने एवरीथिंग वहाँ पे डिस्कस किया है, एग्जाम परस्पेक्टिव है। अभी नेक्स्ट वी हैव एमिली डिकन्सन। सो गाइज नंबर 15 है हमारी मेजर फिगर्स में एमिली डिकन्सन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अमेरिकन पोइट है, इंपॉर्टेंट अमेरिकन पोइट है। इनफैक्ट शी लिव्ड मोस्ट ऑफ हर लाइफ इन आइसोलेशन इन एमरेस्ट, जो मैसाचुसेट्स है ना, तो वहीं पर इन्होंने अपनी लाइफ जो है आइसोलेशन में, मतलब शी लिव्ड। एंड फेमस शॉर्ट अनकन्वेंशनल पोएम्स इन्होंने दिया है, एंड ऑफन डिड नॉट टाइटल हर पोएम्स। आपको देखने मिलेगा कुछ इनकी पोएम्स है जिसका टाइटल ही नहीं है, जैसा कि मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है, यू सी हियर कि मतलब ओनली फेमस पोएम्स करके मैंने यहाँ पे लिखा है। तो इनकी फेमस पोएम्स में आपको बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, ठीक है, आई हर्ड फ्लाई बज व्हेन आई डेड, एंड होप इज़ द थिंग विद फीदर्स, एंड अ बर्ड कैम डाउन द वॉक। ये मैं कुछ पोएम्स के टाइटल आपको बता रही हूँ। आई फेल्ट अ फनरल इन माई ब्रेन विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। और एमिली डिकन्सन से आपको प्रॉपर पोएम भी, आपके जो लास्ट 2 क्वेश्चंस बनते हैं ना एग्जामिनेशन में बेस्ड ऑन कॉम्प्रीहेंशन, तो इनकी पोएम्स इंक्लूडेड रहती हैं। तो आपको जो मैंने 5 अभी पोएम सजेस्ट किए और इन पर भी मैंने वीडियो प्रॉपर बना रखा है, वहाँ पर आप देख लीजिएगा। इन 5 पोएम्स को आपको बेसिकली डिस्कस प्रॉपर मैनर में जस्ट रिवाइज करना है। बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, जो डेथ बेसिकली आ रही है और किस तरीके से ये काइंड है टूवर्ड्स, काइंड कंपेनियन शो ऑफ कर रही है टूवर्ड्स द डेथ, और लाइफ इज़ अ जर्नी टूवर्ड्स एटर्निटी के बारे में बात कर रही है। नेक्स्ट इनकी पोएम आई हर्ट अ फ्लाई बज व्हेन आई डेड, तो वहाँ पर ये डेथ जो मूवमेंट होता है ना उसको फोकस कर रही है, ठीक है। और इनका जो थर्ड पोएम है लाइक होप इज़ द थिंक विद फीदर्स, वहाँ पर ये कंपेयर कर रही है होप को टू अ बर्ड के साथ, ठीक है। और इनका जो 4th नंबर का पोएम है आई अ बर्ड कैम डाउन द वॉक, तो यहाँ पर ये ऑब्जर्वेशन दिखा रही है बर्ड का इन नेचर, राइट। और जो नंबर 5 है या फाइनली आई फेल्ट अ फनरल इन माई ब्रेन, यहाँ पर इन्होंने डिस्क्राइब किया है मेंटल ब्रेकडाउन, यूजिंग किया है इन्होंने यहाँ पे मेटाफर ऑफ अ फनरल को, राइट, साइकोलॉजिकल डेप्थ पर बेस्ड ऑन इनका ये पोएम है। सो हियर आई टॉक्ड अबाउट मेजर 5 पोएम्स जो आपकी इंपॉर्टेंट है, एमिली डिकन्सन के थ्रू लिखी गई हैं और एग्जाम रेलिवेंस है। अभी नेक्स्ट वी हैव मार्क ट्वेन। सो गाइज नंबर 16 मार्क ट्वेन वी हैव, एंड इनका जो बेसिकली अनदर नेम लाइक दैट ही यूज्ड सैमुअल लैंगहोम क्लीमेंट्स, ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है। रियल नेम सैमुअल लैंगहॉर्न क्लीमेंस, ठीक है। तो इनके सूडो नेम से भी क्वेश्चन आया था, ये इनका मार्क ट्वेन सूडो नेम है। 1835 से लेके आपका 1910 तक इनका टाइमलाइन है, और अमेरिकन नॉवलिस्ट हैं, ह्यूमरिस्ट हैं, लेक्चरर हैं एंड सोशल क्रिटिक भी हैं। फादर हैं अमेरिकन लिटरेचर के, बेसिकली रियलिज्म एंड ह्यूमर की बात करते हैं, और रीजनल डायलेक्ट्स आप देखेंगे इनके वर्क्स में।
और इनके जो इंपॉर्टेंट बुक आपको प्रिपेयर करने, इनफैक्ट यू हैव टू रिवाइज, वी हैव एडवेंचर ऑफ टॉम सेवर जो इनका 1876 में आ रहा है, इंपॉर्टेंट है। एडवेंचर चिल्ड्रंस नॉवल है बेसिकली, जिसका सेकंड इन्होंने सेटिंग जो है इसका 1840s का जो सेंट पीटरबर्ग मिसूरी है, राइट, वो इन्होंने रखा है 1840s का। वैसे तो ये नॉवल 1876 का है, राइट, लेकिन इसका जो सेटिंग है वो 1840s का रखा है। टॉम सेयर जो इसमें मिस्चीवियस एक एडवेंचरस बॉय होता है, हकलबरी फिन इसके अंदर उसका फ्रेंड होता है, किस तरीके से उसको फ्री करता है, यू नो, स्पिरिटेड होता है। और इसमें बैकी थैचर होता है जो टॉम का लवर इंटरेस्ट होता है, ठीक है। तो टॉम यहाँ पे किस तरीके से हैज़ एडवेंचर्ड एट स्कूल, होम एंड टाउन, तो उसके बारे में विटनेस्ड हैव कॉज अ मर्डर इन अ ग्रेव यार्ड, राइट। सो दिस इज बेस्ड ऑन चाइल्डहुड एंड एडवेंचर, मोरालिटी एंड करेज, आपको इसमें देखने का इंपॉर्टेंट स्टोरी है। और यू आई थिंक स्टडीड मैनी टाइम समराइज दिस इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये तो कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया, इनफैक्ट पूछा ही जाता है रिपीटेड फॉर्म में। एडवेंचर ऑफ हकलबरी देखेंगे आप, इनका 1884 में आ रहा है, अगेन इंपॉर्टेंट टाइटल, और ईयर ज़रूर से ध्यान में रखिएगा। ये भी इनका सोशल क्रिटिक है। मिसिसिपी जो रिवर है, प्री सिविल वार इसका सेटिंग रखा गया है। हक फिन करके इसमें प्रोटैगनिस्ट है जो किस तरीके से इंडिपेंडेंट एंड रिबेलियस होता है। जिम इसके अंदर एक और मिल जाएगा आपको जो रन अवे हो रहा है स्लेव से, मोरल एंड लॉयल कंपेनियन है। तो यहाँ पे जो हक होता है, राइट, वो किस तरीके से एस्केप करता है हिज एब्यूजिव फादर, ठीक है। ही मीट्स जिम यू नो एंड रन अवे स्लेव, किस तरीके से, यू नो। सो दिस इज बेस्ड ऑन स्लेवरी एंड रेसिज्म क्रिटिसिज्म पर बेस्ड ऑन है। एंड यू सी फ्रीडम एंड सोसाइटल नॉर्म्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है। अभी जो नेक्स्ट वी हैव लाइफ ऑन द मिसिसिपी, ये इनका 1883 आ रहा है। व्हाट एग्जैक्टली इट इज़, इट्स अ ट्रैवलॉग, ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है, ये इनका एक ट्रैवलॉग है एंड मेमोर है बेसिकली। ट्वेन ने यहाँ पर यू नो अपनी खुद की, मेमोर का मतलब इट्स एन ऑटोबायोग्राफी, जहाँ पर इन्होंने अपनी खुद की लाइफ को एज ए यंग स्टीम बॉट पायलट इन्होंने डिस्कस किया है मिसिसिपी रिवर एसोसिएटेड, ठीक है। तो पर्सनल एक्सपीरियंस, हिस्ट्री एंड सोशल कमेंट्री इन्होंने यहाँ पे बेसिकली इंक्लूड किया है। इट्स अ ट्रैवलॉग, क्योंकि इन्होंने अपना जो जितना भी लाइक इनका एक्सपीरियंस था, यू नो, सो ही एक्चुअली डिस्कस अबाउट इट। सो इट्स एन ऑटोबायोग्राफी, इट्स अ टाइप ऑफ मेमोर, ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है। एंड यू नो अभी नेक्स्ट वी हैव हेनरी जेम्स। नेक्स्ट फ्रेंड्स, नंबर 17 मेजर ऑथर्स में से हमारे पास है हेनरी जेम्स, राइट। अमेरिकन बॉर्न नॉवेलिस्ट हैं एंड लिटरेरी क्रिटिक हैं, ऑफ कोर्स लेटर बिकेम ब्रिटिश सिटीजन, इस बात का ध्यान रखिएगा। अमेरिकन बॉर्न है और देन आफ्टर ये बन जाते हैं आपके ब्रिटिश सिटीजन, ठीक है। इस चीज़ का आपने ध्यान में रखना है। जिन्हें साइकोलॉजिकल रियलिज्म, कंसाइसनेस, परसेप्शंस के लिए एंड मोरल चॉइसेस के लिए वी नो, कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स आपको इनके वर्क्स में देखने मिल जाएंगे। अभी जो वर्क आपको इनके मेंशन करने, वी हैव द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, राइट, द विंग्स ऑफ द डॉव, द एम्बेसडर्स, जो आपसे एग्जामिनेशन में रिपीटेड फॉर्म में पूछे जाते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वन बाय वन। 1881 में ये इनका आ रहा है, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। ये इनका एक साइकोलॉजिकल नॉवल, सोशल नॉवल है बेसिकली, जहाँ पे आपको इसाबेल आर्चर करके मिल जाएगी, जो एक इंडिपेंडेंट, इंटेलिजेंट, आइडियलिस्टिक यंग अमेरिकन वुमन होती है। किस तरीके से शी ट्रेवल्स फ्रॉम अमेरिका टू यूरोप टू जस्ट सीक यू नो फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस, दिस इज बेस्ड ऑन इट। तो यहाँ पर आपको इंडिविजुअल फ्रीडम वर्सेज सोशल एक्सपेक्टेशंस बेस्ड ऑन मिल जाएगा। अभी जो नेक्स्ट वन है इनका, द विंग्स ऑफ द डॉव, ये इनका 1902 में आ रहा है। दिस इज साइकोलॉजिकल नॉवल एंड ट्रेजेडी ऑफ कॉस्ट, जहाँ पर आपको मिली थील मिल जाएंगी जो एक वेल्दी इल अमेरिकन हेयर्स होती हैं, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे कैट, क्रोए एंड मैटर्न भी आपको अदर कैरेक्टर्स में मिल जाएंगी, मेन कैरेक्टर्स में। तो लव एंड ग्रीड पर बेस्ड ऑन है, यहाँ पर मोरल डिलीमास की बात की गई है। एंड द नेक्स्ट वन भी है एम्बेसडर्स, ये इनका 1903 में आ रहा है। सी, ये बेसिकली जो इनका वर्क है, अगेन इट्स अ सोशल नॉवल एंड इसमें आपको लैम्बर्ट स्ट्रैचर करके मिल जाएंगे, जो आपके प्रोटैगनिस्ट हैं लैम्बर्ट, ठीक है। वो किस तरीके से मिडिल एज अमेरिकन सेंट होता है टू यूरोप, राइट। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो लैम्बर्ट होता है इज सेंट टू ब्रिंग बैक, यू नो, एक इसमें चैड होता है, उसको वो लेने के लिए आता है, एक यंग अमेरिकन होता है, टू यूएस उसको ले जाने के लिए आता है। तो अमेरिकन वर्सेस यूरोपियन कल्चर यहाँ पे दिखाया गया है। सो ओवरऑल वी हैव डिस्कस्ड वर्क एज वेल हेनरी जेम्स फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव। अभी नेक्स्ट जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, नंबर 18 वी हैव मेजर ऑथर स्टीफन क्रेन। सो गाइज नेक्स्ट नंबर 18 वी हैव स्टीफन क्रेन, जिनका टाइमलाइन वी हैव 1871 टू 1900, राइट। अमेरिकन नॉवलिस्ट हैं, पोइट हैं, जर्नलिस्ट हैं, और इनको रियलिज्म एंड नेचुरलिज्म बेसिकली पर्सपेक्टिव वी नो इन लिटरेचर। और आप देखेंगे इन्होंने वार पोइट्री, सोसाइटी एंड ह्यूमन साइकोलॉजी पर बेस्ड ऑन वर्क्स दिए हैं। सो ओवरऑल इनका जो फर्स्ट वर्क आपने प्रिपेयर करना है, इट्स द रेड बैज ऑफ करेज, राइट। ये जो इनका वर्क है ये आ रहा है 1895 में, ये इनका एक वार नॉवल है, इट्स अ वार नॉवल,
वार नॉवल से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। साइकोलॉजिकल रियलिज्म में अमेरिकन सिविल वॉर पर बेसिकली एसोसिएटेड है। और यहाँ पर आप जो मेन कैरेक्टर देखेंगे वो फ्लेमिंग करके देखेंगे, एक यंग यूनियन सोल्जर होता है, मतलब हेनरी हेनरी फ्लेमिंग करके, ठीक है। तो हेनरी जो होता है किस तरीके से, मतलब वो एक यूनियन सोल्जर होता है और इनलिस्टेड इन द आर्मी, ड्रीमिंग ऑफ हीरोइज्म, वो किस तरीके से फियर एंड खोज इन बैटल में फेस करता है, ये सभी चीज़ें बेस्ड होने, यानी कि करेज एंड फियर को कहीं ना कहीं यहाँ पर इन्होंने दिखाया गया है। एंड जो इनका नेक्स्ट वर्क यू हैव टू प्रिपेयर, मैगी अ गर्ल ऑफ द स्ट्रीट्स, ये इनका 1893 में अर्बन रियलिज्म बेसिकली नेचुरलिज्म बेस्ड ऑन नॉवल है। न्यूयॉर्क स्लम्स इसका सेटिंग रखा है, जिसमें मैगी एक पुअर इनोसेंट गर्ल होती है, एक इसमें जिमी भी होता है जो उसका एक एब्यूजिव ब्रदर होता है, और इसमें यहाँ पर एक आपको पीटे भी मिल जाएगा जो इसका एक बॉयफ्रेंड होता है, ठीक है। तो मैगी मैंने आपको बता दिया, मेंशन है, टाइटल है, जिमी इसका ब्रदर होता है, एक अब्यूजिव ब्रदर होता है, और इसमें एक और कैरेक्टर आपको मिल जाएगा पीटी करके, ठीक है, जो बेसिकली इसका बॉयफ्रेंड होता है। तो मैगी जो है ना किस तरीके से ग्रो अप करती है पॉवर्टी में, स्टिकन एब्यूजिव फैमिली में, ठीक है। शी फॉल्स लव विद पीट, होप्स फॉर अ बेटर लाइफ, जब ये पीट से मिलती है जो इसका लवर होता है कि मेरे को कुछ बेटर लाइफ मिलेगा, लेकिन सोसाइटी एंड फैमिली किस तरीके से उसको पुश कर देती है हर इनटू प्रोस्टिट्यूशन एंड ट्रेजेडी। सो दिस इज स्टोरी अबाउट पॉवर्टी एंड सोशल डिटर्मिनिज्म, इनोसेंस डिस्ट्रॉयड किस तरीके से सोसाइटी में होते हैं उनके बारे में बताया, फैमिली का जो डिसफंक्शन होता है किस तरीके से एक बच्चे की लाइफ को एक्सप्लॉइट कर देता है, उसकी लाइफ आगे और भी ज़्यादा एक्सप्लॉइट की जाती है दूसरे लोगों के थ्रू। एक तो पहले फैमिली से वो परेशान है, बाद में दूसरे लोग भी उसको कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज द नॉवल अबाउट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मोस्ट रेलिवेंट। अभी नेक्स्ट जो हमारे नंबर 19 है, कैट चॉपमिन। सो गाइस कैट चॉपमिन, राइट, जो इनका टाइमलाइन वी हैव 1850 टू 1904, राइट। यू सी कैट चॉपमिन जो है अमेरिकन नॉवलिस्ट हैं, शो स्टोरी राइटर हैं, एंड ऑफ कोर्स रियलिज्म एंड अर्ली फेमिनिस्ट थीम्स के लिए हम इनको जानते हैं। इनके वर्क्स में आपको वुमेन्स इंडिपेंडेंस, मैरिज, सेक्सुअलिटी एंड सोशल कॉन्टेंट्स देखने मिल जाएंगे, राइट। और मतलब मॉडर्न फेमिनिस्ट लिटरेचर से एसोसिएशन है आपके कैट चॉपमिन का। एंड इनका जो वर्क है यहाँ पे द अवेकनिंग, दैट वाज केम 1899, इंपॉर्टेंट है, नॉवल फेमिनिस्ट लिटरेचर में एसोसिएटेड है, जिसमें आपको एडना करके मिल जाएंगी जो मैरिड वेमन होती है, किस तरीके से स्ट्रगल कर रही होती है अपनी इंडिपेंडेंस के लिए। इन दिस नॉवल यू सी उनकी जो मैरिड लाइफ है और उनके जो चिल्ड्रन है, इट इज बेस्ड ऑन इट, मतलब फीमेल की इंडिपेंडेंस पर बेस्ड ऑन है, सेल्फ डिस्कवरी, मैरिज एंड सोसाइटल कॉन्स्ट्रेंट पर बेस्ड ऑन इनका ये नॉवल है। नेक्स्ट भी है बेयू, ठीक है, फॉक करके 1894 में ये इनका आया है, ये इनका शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है, दिस इज द कलेक्शन। ये चीज़ें आपने ध्यान में रखना है, जो कलेक्शन होता है जिसमें आपको शॉर्ट स्टोरीज मिल जाएंगी अबाउट एवरीडे लाइफ इन लुजियाना, ये जगह का नाम है, वहाँ पे किस तरीके से एवरीडे लाइफ है, तो उसको कहीं ना कहीं इन्होंने मेंशन किया है इन द शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन में। सो गाइज नेक्स्ट वी हैव टी.एस. एलियट, एंड इनका जो टाइम लाइन है इट्स 1888 एंड यू सी 1965। कीप इन योर माइंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेरिकन बॉर्न पोइट है और ही बिकम ब्रिटिश सिटीजन, दैट्स वाई आई इंक्लूड इन बोथ द लिटरेचर। ब्रिटिश लिटरेचर में भी आपको मैं टी.एस. एलियट प्रिपेयर कराती हूँ और मैं अमेरिकन लिटरेचर में भी, क्योंकि ये अमेरिकन बॉर्न है, ठीक है, अमेरिकन बॉर्न है, लेकिन ये आपके ब्रिटिश सिटीजनशिप इन्होंने लिया था देन आफ्टर। सो ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है, अमेरिकन बॉर्न पोएट है हु बिकेम अ ब्रिटिश सिटीजन, ठीक है। की फिगर है मॉडर्निस्ट पोएट्री के एंड इनोवेटिव स्टाइल के लिए, फ्रेगमेंटेशन एंड सिंबोलिज्म के लिए वी नो हिम। अलाइनेशन, डेस्पेयर एंड स्पिरिचुअल क्राइसिस आपको इनकी मॉडर्न लाइफ में जो रहता है इनके वर्क्स में देखने मिलेगा, जिसका एग्जाम्पल भी है द वेस्टलैंड। रेवोल्यूशनरी इनका वर्क है जो 1922 में आया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग 1948 द ईयर व्हेन ही वॉन नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, ठीक है। अभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वी हैव सजेस्टेड नाउ। इनके जो वर्क है टी.एस. एलियट का, यहाँ पर आई हैव जस्ट मेंशन, यू सी तो वेस्टलैंड सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। इनका मॉडर्निस्ट इपिक पोएम है एंड दैट वाज फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शंस, ओके। कॉम्प्लेक्स फ्रेगमेंटेड पोएम है जहाँ पर इन्होंने जो एक पोस्ट वर्ल्ड वार फर्स्ट का जो वर्ल्ड है उसके बारे में इन्होंने डिपिक्ट किया है, स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस, डिसइल्यूजनमेंट की बात किया है। सो ओवरऑल आप देखेंगे इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बेस्ड ऑन डिसइल्यूजनमेंट आफ्टर वॉर, ठीक है। और 5 सेक्शन वो इनके जो भी हैं आपको सीक्वेंस में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना है। जो भी मेरे स्टूडेंट्स प्रॉपर मैनर में मेरा वीडियो वॉच करते हैं वो ज़रूर से मुझे इसके 5 सेक्शन ज़रूर से लिखेंगे, आपको रिवाइज हो जाएगा। क्रोनोलॉजी में ज़रूर से लिखिएगा, क्योंकि यू नो
इन एवरी वीडियो ऑफ माइन जहाँ भी मैंने टी.एस. इलियट और द वेस्टलैंड बोला है उनके वो 5 सेक्शन ज़रूर से सजेस्ट किए, आज नहीं कर रही हूँ, आज आई एक्सपेक्ट कि आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताएंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इनका जो ये पोएम है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनेशन में भाई ये इनकी पोएम पूछी जाती है, सो आपको इसको लाइन बाय लाइन स्टडी करना है। 1915 में इनका ये पोएम आया है, द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रोफ्रोक। मैनी टाइम आई हैव डिस्कस्ड, मॉडर्निस्ट पोएम है, ड्रामेटिक मोनोलॉग का एग्जाम्पल है, और ये जो बेसिकली इसमें जे अल्फ्रेड प्रोफ्रोक है ये एग्जाम्पल है, एक मिडिल एज्ड मैन है, इनसिक्योर मैन है, यू नो, हु एक्सप्रेस एंजाइटी, सेल्फ डाउट एंड फियर ऑफ सोसाइटी। जो सोसाइटी ने इन्हें रिजेक्ट किया है कि मेरे को सोसाइटी कहीं रिजेक्ट ना कर दे, ये जो इनके मन में एक सेल्फ डाउट और एंजाइटी है, दिस इज बेस्ड ऑन पोएम। ओके, तो आप इसमें देखेंगे कि किस तरीके से जो प्रोफ्रोक है फील करते हैं अलाइनेटेड एंड इनसाइटफुल, राइट, इन मॉडर्न सोसाइटी। तो उसमें उसी चीज़ के बारे में बताया है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम रेलिवेंट है। ओके, अभी नेक्स्ट लेट्स क्विकली टॉक अबाउट इजरा पाउंड, राइट, जो बेसिकली आपकी टीचर हैं, किन के टीचर हैं, आपके टी.एस. इलियट के, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, सो गाइज द टाइमलाइन वी हैव ऑफ इजरा पाउंड 1885, ठीक है, एंड 1972। सी अमेरिकन पोइट क्रिटिक की फिगर है ऑफकोर्स मॉडर्निस्ट पोइट्री के, और इन्फ्लुएंशियल बेसिकली रहे हैं टू शेप करने में 20th सेंचुरी का जो लिटरेचर है उसको कहीं ना कहीं आपके इजरा पाउंड ने ही शेप किया है। और इमेजिज्म, राइट, ही प्रमोटेड इमेजिज्म। सो बेसिकली इमेजिज्म जो आपका एसोसिएटेड है इजरा पाउंड से, एंड क्लियर प्रिसाइज लैंग्वेज एंड विविड इमेजरी की बात करते हैं इन विच ही। और इनका जो बेसिकली यहाँ पे वर्क मैंने मेंशन किया द कैंटोज करके, जो फर्स्ट इनका 1917 में आया है, ये इनका अर्ली कैंटोज है, कंप्लीटेड ओवर डिकेड्स अंटिल दी 1960s तक चल रहा है ये, डिकेड्स तक, मतलब आप मान के चलिए इपिक है, मॉडर्निस्ट पोएट्री है जो फ्रेगमेंटेड, एल्यूसिव एंड हिस्टोरिकल यू नो मल्टीलिंगुअल वे में लिखा है, एक लॉन्ग अनफिनिश्ड है, राइट, बेसिकली अनफिनिश्ड इनका ये एपिक पोएम है, जहाँ पर इन्होंने हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, कल्चर, इकोनॉमिक्स, जितना भी चीज़ें हैं इन सभी सेक्शंस को एक्सप्लोर किया है लिटरेचर में, ठीक है। तो वेस्टर्न एंड ईस्टर्न ट्रेडिशंस पर बेस्ड होने कॉम्बिनेशन इन्होंने इसमें सजेस्ट किया है, और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के लिए वी नो एंड विच वॉज कंसिडर्ड डिफिकल्ट टू रीड बाय इजरा पाउंड, कीप इन योर माइंड। अभी नेक्स्ट वी हैव रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सो गाइज नेक्स्ट वी हैव रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और नंबर वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस नाउ 19, 20, 21, 22 हम बेसिकली मेजर फिगर पर रीच कर चुके हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एंड यू सी आपके अमेरिकन पोइट हैं जिन्हें हम रियलिज्म एंड रूरल लाइफ के लिए जानते हैं, नेचर पोइट्रीज के लिए वी नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 1874 टू 1963 इनका टाइमलाइन है, फेमस है, सिंपल लैंग्वेज विद डीप मीनिंग, ये बात करते हैं। 4 टाइम इनको पुलित्जर प्राइज विन, यू नो ही वॉन 4 टाइम पुलित्जर प्राइज, ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है। एंड वट यू नो अबाउट हिम, ह्यूमन एक्सपीरियंस की बात करते हैं अपने वर्क्स में, ठीक है। अभी जो इनका वर्क मैंने यहाँ पे मेंशन किया, यू हैव टू रिवाइज, 1914 में आया है, पोएट्री कलेक्शन है बेसिकली फ्रेंड्स ये इनका, नॉर्थ ऑफ बॉस्टन, ठीक है। इट्स अ पोएट्री कलेक्शन जो रूरल, जो न्यू इंग्लैंड है उस पर बेस्ड ऑन है। तो इसमें आप देखेंगे जो इनकी पोएम्स है ना वो न्यू इंग्लैंड लाइफ, पीपल और उनके नेचर को कहीं ना कहीं टारगेट कर रही है, जिसमें आपको यू नो रूरल लाइफ और उनके वर्क्स, ह्यूमन रिलेशनशिप जैसे थीम्स मिल जाएंगे। अभी नेक्स्ट वी हैव न्यू हैम्पशायर, दिस इज 1923। सी इट्स अगेन पोएट्री कलेक्शन। सो ओवरऑल मैंने रॉबर्ट फ्रॉस्ट के पोएट्री कलेक्शन यहाँ पर मेंशन किए हैं। अपार्ट फ्रॉम आपको इनकी पोएट्री कलेक्शन से जो इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं जहाँ से एग्जामिनेशन में कई बार रिपीटेड फॉर्म में क्वेश्चन मिला है, उन्हें आप ज़रूर से कर लीजिएगा। और ये जो इनका पोएट्री कलेक्शन है, इस पर्टिकुलर पोएट्री कलेक्शन के लिए भी इन्हें 1924 में पुलित्जर प्राइज़ मिला था, और इसमें भी इन्होंने लैंडस्केप के बारे में बात किया है, न्यू इंग्लैंड के ह्यूमन एक्सपीरियंस के बारे में बताया है। सो ओवरऑल आपकी रॉबर्ट फ्रॉस्ट वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और आई थिंक मैंने यहाँ पे कुछ भी कवर नहीं किया है, ओनली आई जस्ट पोएट्री कलेक्शन मैंने आपको यहाँ पे सजेस्ट किया है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस आपको इनकी पोएम्स ज़रूर से देखनी है, राइट, ज़रूर से देखिएगा। मेरी लास्ट वीडियोज़ में मैंने रॉबर्ट फ्रॉस्ट को लेकर और इनकी पोएम्स को लेकर डिस्कस किया है। सो नेक्स्ट वी हैव E. कमिंग्स, ठीक है, ये आपके 23 नंबर मेजर फिगर्स में से एक है, और इनका ओनली वर्क आपको प्रिपेयर करना है, टुलिप्स एंड चिमनीज। सो गाइज E. जो कमिंग्स हैं बेसिकली आपके पोइट हैं, पेंटर हैं, प्ले राइट हैं अमेरिकन लिटरेचर में, एंड 1894 टू 1962 इनका टाइमलाइन है, और
बेसिकली इनको एक्सपेरिमेंटल पोइट्री के लिए वी नो हिम। एंड इनका जो मेजर वर्क है यहाँ पे यू सी दिस इज अगेन पोएट्री कलेक्शन आई हैव इंक्लूडेड हियर। इनका पोइट्री कलेक्शन है, दिस इज इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 1923 द ईयर ऑफ पब्लिकेशन। और इसमें आप देखेंगे इनका ये फर्स्ट एक तो मेजर कलेक्शन है जिसे इन्होंने पब्लिश किया है, और इसमें इन्होंने लव पोएम्स, नेचर पोएम्स एंड रिफ्लेक्शंस ऑन लाइफ बेस्ड ऑन इन्होंने इसमें सेलिब्रेट किया है। और कुछ पोएम्स आपको देख जैसे कि इनजस्ट हो गया, एनीवन लिव्ड इन अ प्रीटी हाउ टाउन, टुलिप्स एंड चिमनीज करके जो पोएम इटसेल्फ है इनकी। तो ओवरऑल आप देखेंगे, और एग्जामिनेशन में ना आपको प्रॉपर पोएम से भी क्वेश्चन मिलता है, तो आप इस चीज़ का भी ध्यान में रखिएगा। तो टाइटल बेस्ड आपको क्वेश्चन मिलता है, सो जस्ट कीप इन योर माइंड। ओके, अभी नेक्स्ट वी हैव विलियम फॉकनर। सो गाइज वी रीच 24 हमारे मेजर राइटर्स में से विलियम फॉकनर, जिनने आप स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस as a user of stream of consciousness technique we know him along with Virginia Woolf and James Joyce. So American novelist है, short story writer है, Nobel laureate भी है 1949 the year when he became Nobel laureate. So आपने ये चीज़ ध्यान में रखना है, 1949 the year when he became Nobel laureate, ठीक है। इनको सदर्न लिटरेचर एंड स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कॉम्प्लेक्स नैरेटिव्स के लिए भी नो, और इनका जो वर्क आपने प्रिपेयर करना है, इनफैक्ट यू हैव टू रिवाइज द साउंड एंड द फ्यूरी, 1929 में आया। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉवल है, सदर्न जो गॉथिक मॉडर्निज्म पर बेस्ड ऑन है। इसमें आपको कैप्सन फैमिली मिल जाएगी, कैम्पसन फैमिली करके, जिसमें आपको बेंजी, क्वेंटिन, जैसन एंड कैडी। देखिए अभी रिसेंटली तो इस पर्टिकुलर टाइटल से तो आपको क्वेश्चन अभी भी मिल रहा है, लेकिन बिफोर अगर मैं 224 की बात करूं एग्जामिनेशन जो आपके नेट के हैं, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड आपसे क्वेश्चन मिल रहे थे फ्रॉम द वर्क रिटन बाय विलियम फॉकनर। बट अभी डायरेक्ट आपसे टाइटल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जामिनेशन में, सो अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर करने का, क्योंकि अदरवाइज द साउंड एंड फ्यूरी आपको प्रॉपर मैनर में स्टडी करना है। कॉम्पसन फैमिली में जो मतलब इनके बच्चे हैं जो मैंने अभी आपको सजेस्ट किया, उनकी सबकी लाइफ के बारे में आपको स्टडी करना है। सो इसमें ना आपको डिक्लाइन ऑफ द कॉम्पसन फैमिली का किस तरीके से डिक्लाइन हो रहा है, उसके क्या क्या मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स है, उसके थ्रू आपको उसको स्टडी करना है। कॉन्शियस स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस किस तरीके से हर एक कैरेक्टर के थॉट्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, सो अकॉर्डिंगली आपने प्रिपेयर करना है। अभी एज आई ले डाइन, तो ये इनके टाइटल अगर आप देखेंगे तो इस पर बेस्ड ऑन तो क्वेश्चन अभी भी आपको बन रहे हैं एग्जामिनेशन, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन अभी बन रहे हैं। सो इसमें आपको बंड्रेंट फैमिली के बारे में मिल जाएगा, जिसमें एडी, एंस और अदर चिल्ड्रंस आपको देखने मिल जाएंगे। तो इसमें जो स्टोरी है बेसिकली वो बंड्रेंट फैमिली के बारे में, वो किस तरीके से ट्रांसपोर्टिंग कर रहे हैं द डेड मदर, एडी की जो बॉडी है उसको, और टू हर मतलब होम टाउन, तो उसी जर्नी को यहाँ पे दिखाया गया है। तो इसको ना एक मल्टीपल पर्सपेक्टिव से बेसिकली नरेट और टोल्ड किया है, जहाँ पर इन्होंने इनर थॉट्स को इंपॉर्टेंस दिया है। सो डेथ एंड मोर्टैलिटी के बारे में बात किया है। अभी नेक्स्ट वी हैव लाइट इन ऑगस्ट, कई बार रिपीट हो चुका है एग्जामिनेशन में, 1932 ये इनका नॉवल है, और इसमें भी आपको जो क्रिसमस करके मिल जाएगा। तो कैरेक्टर ज़रूर से इनके देखिएगा, क्योंकि कैरेक्टर से ना क्वेश्चन मिलता है फ्रॉम दी वर्क्स बाय विलियम फॉकनर। एंड रेस एंड सोसाइटल इनजस्टिस की बात की है इन्होंने अपने इस वर्क में। सो ओवरऑल इंपॉर्टेंट है, और इनका टाइमलाइन मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, इट्स 1897 टू 1962, ठीक है। अमेरिकन आपके इंपॉर्टेंट सदर्न जो गॉथिक नॉवलिस्ट हैं ये, राइट। अभी नेक्स्ट वी हैव 25 अर्नेस्ट हेमिंगवे। सो गाइज नंबर 25 वी हैव अर्नेस्ट हेमिंगवे, जिनका टाइमलाइन वी हैव 1899 1961। अमेरिकन नॉवलिस्ट हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं एंड जर्नलिस्ट हैं, ठीक है। और इनको इनकी कंसाइंस सिंपल पावरफुल प्रॉस के लिए जानते हैं। आइसबर्ग थ्योरी आप समझते हैं ना, इन्हीं के साथ एसोसिएटेड है आइसबर्ग थ्योरी, कई बार मैं मेंशन कर चुकी हूँ अपनी पास्ट वीडियोस में, यू कीप इन योर माइंड। अब इनके जो वर्क आपको प्रिपेयर करने, द ओल्ड मैन एंड द सी, इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट नोवेला है, 1952, कई बार एग्जामिनेशन में इनफैक्ट पूछा जाता है डायरेक्ट। सेंटिगो नाम के इसमें एक ओल्ड क्यूबन फिशरमैन है, उन पर बेस्ड ऑन स्टोरी है, किस तरीके से उनका स्ट्रगल दिखाया है टू ईच किस तरीके से वो कैच करते हैं एक जियांट मार्लिन को, राइट, इन द गल्फ स्ट्रीम में, ठीक है। तो इसमें ह्यूमन करेज के बारे में बताया, ह्यूमन स्ट्रगल के बारे में बताया है इस नोवेला में, एंड इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट वी हैव द सन ऑल्सो राइजेस, जो इनका 1926 में आ रहा है, ये इनका एक नॉवल है, मॉडर्निस्ट लॉस्ट जनरेशन पर बेस्ड ऑन है, राइट, जिसमें आप जैक नाम का कैरेक्टर देखेंगे, लेडी देखेंगे एंड अदर फ्रेंड्स उनके देखेंगे, जहां पर इन्होंने एक्सप्लोर किया है डिसइल्यूजनमेंट ऑफ पोस्ट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट को, ठीक है। तो ओवरऑल लॉस्ट जनरेशन एंड डिसइल्यूजनमेंट पर बेस्ड ऑन इनका ये वर्क है। अभी नेक्स्ट वेरी क्विकली लेट्स रिवाइज अ फेयरवेल टू आर्म्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट वर्क हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। ये इनका बेसिकली वार रोमांस है, जिसमें आपको फेडरिक हेनरी करके मिल जाएगा, जो एक अमेरिकन सोल्जर होता है, एंड इसको भी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के ड्यूरिंग सेट किया गया है, जिसमें जो फेडरिक होता है एक एम्बुलेंस ड्राइवर होता है इटली में। तो इसमें भी आप देखेंगे लव अफेयर डेवलप हो रहा है,
एंड किस तरीके से विद नर्स कैथरीन बार्कले के साथ। तो वार एंड उसकी जो फ्यूटैलिटी है उसके ऊपर ये बेसिकली बेस्ड ऑन वर्क है इनका। अभी नेक्स्ट लेट्स क्विकली रिवाइज एफ स्कॉट फिट्जरग्राल्ड। सो गाइज नेक्स्ट नंबर 26 मेजर फिगर पर वी रीच नाउ एफ स्कॉट फिट्जरग्राल्ड, जिनका टाइमलाइन वी हैव 1896। क्विकली लेट्स रिवाइज टू 1940। अमेरिकन नॉवलिस्ट, शो स्टोरी राइटर हैं और इनको वॉइस ऑफ द जैज एज एंड रोरिंग ट्वेंटीज़ के लिए भी नो, जैज एज की वॉइस के लिए हम इनको जानते हैं। ये सभी फैक्ट्स आपने ध्यान में रखना है एंड इनके जो वर्क आपने प्रिपेयर करने हैं, द ग्रेट गैट्सबी मेनी टाइम रिपीटेड इन एग्जामिनेशन ऑफ योर मॉडर्न इज सोशल क्रिटिक है, जहाँ पे आपको जे गैट्सबी, निक और डेजी बचमैन मिल जाएगा। ये जो इनका स्टोरी है, अगर आपने इसका समराइज नहीं किया है तो जो बॉलीवुड की धड़कन मूवी है ना, धड़कन मूवी, you watch this movie and you get the complete idea of this particular novel which is by of course स्कॉट फिट्जरग्राल्ड। ठीक है, तो इसमें गैट्सबी एक वेल्दी मैन होता है, किस तरीके से ही परसू हिज लव फॉर डेजी एंड एक्सप्लोर करता है वेल्थ, सोशल क्लास, इल्यूजन्स, राइट, लाइक द अमेरिकन ड्रीम्स पर बेस्ड होने है बेसिकली। और इसका जो एंड होता है वो ट्रेजिकली होता है, जहाँ पर गैट्सबी की डेथ हो जाती है और कहीं ना कहीं फेलर ऑफ आइडियलिज्म पर बेस्ड होना है। मूवी देख लीजिएगा, यू अंडरस्टैंड कंप्लीट स्टोरी ऑफ दिस इंपॉर्टेंट। ओके, अभी नेक्स्ट वी हैव टेंडर इज द नाइट। ये इनका अनदर नॉवल है, 1934, साइकोलॉजिकल है बेसिकली। इसमें आपको डिक मिल जाएगा एज ए कैरेक्टर। इसको 1920s का जो यूरोप है इसका सेटिंग रखा गया है पर्टिकुलर वर्क का, और इसके अंदर लव, मेंटल इलनेस, पर्सनल एम्बिशंस एंड मोरल डिक्लाइन के बारे में बात किया है, राइट। सो गाइज नाउ वी आर 27 नंबर, जॉन स्टीनबेक, जो हमारे नेक्स्ट मेजर फिगर है। टाइमलाइन वी हैव 1902 एंड 1968। आप देख रहे हैं मैं क्रोनोलॉजिकली आपसे मेजर फिगर सजेस्ट कर रही हूँ स्टेप बाय स्टेप। बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है, अगर आप एक बार इसको वॉच कर लेते हैं। इनफैक्ट बिफोर योर एग्जामिनेशन इफ यू रिवाइज कंप्लीट अमेरिकन लिटरेचर यू सी प्रिपेयर्ड ऑफ योर। अभी जो आपके जॉन स्टीनबेक हैं, ये अमेरिकन नॉवलिस्ट, शो स्टोरी राइटर एंड ऑफ कोर्स नोबेल लॉरिएट ही बिकेम 1962 द ईयर। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है एंड इनके जो मेजर वर्क आपने प्रिपेयर करने हैं, आई हैव मेंशन हियर द ग्रैप्स ऑफ रेथ, ऑफ माइस एंड मैन, ईस्ट ऑफ एडन। इंपॉर्टेंट रिपीटेड वर्क मैंने यहाँ पे मेंशन किए। इनको सोशल रियलिज्म और वर्किंग क्लास लाइफ को ये कहीं ना कहीं डिपिक्ट करते हैं अपने वर्क्स में। सो इनका जो ये वर्क है सोशल रियलिज्म पर बेस्ड होने 1939 में आया था। मैं आपको बता दूं मैचिंग्स क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा फेवरेट है ये नॉवल। एग्जामिनेशन में मैचिंग्स क्वेश्चन में ज़रूर से ये आपका इंक्लूडेड होता है स्टीनबर्ग का, जहाँ पर आपको जॉर्ज जो फैमिली है ना उसके अबाउट ये नॉवल है। वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन ज़्यादा आपको इस पर्टिकुलर नॉवल से मिलता है। इसको ना ग्रेट डिप्रेशन जो 1920s का टाइम लाइन है ना उसमें इसका सेटिंग रखा गया है। तो इसमें जो जॉर्ज फैमिली है किस तरीके से वो माइग्रेट हो जाते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू कैलिफोर्निया। ठीक है, अब वो स्ट्रगल कर रहे हैं भाई, जब वो कैलिफोर्निया में आ गए कि स्ट्रगल क्या कर रहे हैं, पॉवर्टी, एक्सप्लॉइटेशन एंड हार्श कंडीशन से। तो ये जो इनकी नॉवल है इट्स अ बेस्ड ऑन पॉवर्टी एंड इकोनॉमिक हार्डशिप। ठीक है, और नेक्स्ट वी हैव द माइस एंड मैन, ये इनका 1937 में आ रहा है। सी, ये इनका एक नॉवेला है, इट्स शॉर्ट फॉर्म ऑफ नॉवल। सो ये एक ट्रेजेडी है जहाँ पर आप जॉर्ज मिल्टन देखेंगे एज ए कैरेक्टर। तो किस तरीके से टू डिस्प्लेस्ड रैंच वर्कर्स हैं यहाँ पर, जिनका नाम एक जॉर्ज मिल्टन है और एक है लैनी स्मॉल। तो ड्रीम्स ऑफ ओनिंग लैंड के लिए वो ड्यूरिंग ग्रेट डिप्रेशंस आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट। तो जो लैनी है उसकी जो मेंटल डिसेबिलिटी है शी लीड्स टू ट्रेजिक कॉन्सिक्वेंसेज और एक्सप्लोर कर रही है कहीं ना कहीं फ्रेंडशिप, ड्रीम एंड ह्यूमन वल्नरेबिलिटी। ठीक है, अभी नेक्स्ट वी हैव ईस्ट ऑफ एडन, ये इनका 1952 में आ रहा है। दिस इज नॉवल जो फैमिली साझा पर बेसिकली बेस्ड होना है। यहाँ पे आपको ट्रास्क फैमिली के बारे में मिल जाएगा, जिसमें आदम, चार्ल्स एंड कैल करके आपको कैरेक्टर्स मिल जाएंगे। मल्टी जनरेशनल सागा है जिसको कैलिफोर्निया की जो सैलिनास वैली है वहाँ पर इसको सेट किया है। इसमें गुड एंड इविल फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स, ह्यूमन चॉइस के बारे में बताया गया है। सो हियर वी डन विद द जॉन स्टीनबर्ग। अभी नेक्स्ट वी हैव टेनिस विलियम। तो गाइज नेक्स्ट वी हैव 28 टेनिस विलियम, जिनका टाइमलाइन वी हैव 1911 टू 1983। मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेरिकन प्ले राइट हैं, वन ऑफ ग्रेटेस्ट कंसिडर किए जाते हैं। 20th के जो ड्रामाज हैं, क्लासिक ड्रामाज के लिए भी नो ऑफकोर्स टेनिस विलियम। और इनका जो इंपॉर्टेंट आप देखेंगे प्ले है आ स्ट्रीट कार नेम डिज़ायर, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन में कई बार रिपीट हुआ है। और मैं आपको बता दूं पुलित्जर प्राइज़ एंड टोनी अवार्ड्स भी ये वॉन कर चुके हैं। अभी लेट्स टॉक अबाउट इनका जो ये इंपॉर्टेंट वर्क है जो 1947 में आ रहा है, आ स्ट्रीट कार नेम डिज़ायर।
ये एक इनका प्ले है, बेसिकली मॉडर्न ड्रामा ट्रेजेडी है, जिसमें आपको ब्लैंची, डुबॉइस, स्टैनले करके कैरेक्टर मिल जाएंगे। ब्लैंची जो होता है एक फ्रेजिल सदन एक विमन होती है, वो किस तरीके से विजिट करती है अपनी सिस्टर स्टेला के यहाँ पे जो न्यू ऑर्लिन्स में रहती है। अभी यहाँ पर जब वो आ जाती है तो यहाँ पे क्लैशेस आपको देखने मिल जाएगा स्टेला के हस्बैंड स्टैनले के बीच में और इसकी जो सिस्टर है, ठीक है। तो इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल ट्रेजेडी है, जिसमें डिजायर, पावर, इल्यूजन्स एंड सोशल चेंजेस दिखाए गए हैं। तो यहाँ पे रियलिटी वर्सेस इल्यूजन आप देखेंगे, राइट। अभी नेक्स्ट जो इनका वर्क यहाँ पर मैंने मेंशन किया है द ग्लास मेनेगरी, जो इनका 1944 में आ रहा है, राइट। ये भी इनका एक मॉडर्न प्ले है जिसमें आपको अमांडा करके कैरेक्टर मिल जाएगा। सेमी ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरी है बेसिकली, जिसे टॉम्स पर्सपेक्टिव से सुनाई गई है, जहाँ पे फैमिली स्ट्रगल्स, ऑफ कोर्स ड्रीम्स एंड डिसअपॉइंटमेंट की बात की गई है। सो दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन मेमोरी एंड नॉस्टैल्जिया, ड्रीम्स वर्सेस रियलिटी। सो आपको ये 2 वर्क्स फ्रॉम टेनिस विलियम्स से स्टडी करने हैं एंड इनफैक्ट रिवाइज करने हैं। अभी जो 27 नंबर वी हैव जस्ट गोइंग टू डिस्कस अबाउट द आर्थर मिलर। आर्थर मिलर का जो टाइमलाइन है, वी हैव नेक्स्ट 1915 टू 2005, राइट। अमेरिकन प्लेराइट है, मेजर फिगर है 20th सेंचुरी के ड्रामास में, और अमेरिकन सोसाइटी, मोरालिटी एंड इंडिविजुअल स्ट्रगल्स को ज़्यादा अपने वर्क्स में देखने मिलेंगे आपको इनके वर्क्स में। अभी जो इनका ये वर्क है डेथ ऑफ अ सेल्समैन, ये इनका 1949 में आ रहा है, 1949 यार। इट्स अ मॉडर्न ड्रामा ट्रेजेडी है, जहाँ पे आपको विली लॉमेन, बिफ लॉमेन और लिंडा लॉमेन की स्टोरी देखने मिल जाएगी, जो मेन कैरेक्टर्स हैं। जिसमें स्टोरी विली लॉमेन एक एजिंग सेल्समैन होता है, किस तरीके से वो स्ट्रगल कर रहा है, फेलर और डिसइल्यूजनमेंट दिखाया है, मतलब जो उनकी एग्जैक्ट सिचुएशन है ना, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते अपनी पूरी लाइफ में, एक इल्यूजन में रहते हैं। तो दिस इज डिसइल्यूजनमेंट बेस्ड प्ले है, जहाँ पर फैमिली रिलेशनशिप, ड्रीम्स एंड सोसाइटल प्रेशर को बखूबी दिखाया गया है। कई बार मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पूरा स्टोरी ऑफ दिस इंपॉर्टेंट प्ले। ट्रैजिक एंडिंग इसका होता है, किस तरीके से द कॉस्ट ऑफ चेजिंग द अमेरिकन ड्रीम्स, एक एक मिडिल क्लास का जो एक पर्सन है, जो बेसिकली विली लॉमेन है, उसको पे करना होता है, क्योंकि वो अमेरिकन ड्रीम पर कहीं ना कहीं उसको चेस करने में लगा है और वो एक्चुअल सिचुएशन को भूलता जा रहा है। सो दिस इज बेस्ड ऑन अमेरिकन ड्रीम्स एंड इट्स फेलियर एंड रियलिटी वर्सेस इल्यूजन इसके अंदर बहुत अच्छे से दिखाया गया है। अभी नेक्स्ट वी हैव द क्रूसिबल, दिस इज 1953 पब्लिकेशन। इट्स अ हिस्टोरिकल ड्रामा, एलेगरी है, जिसमें आपको जॉन प्रॉक्टर करके मिल जाएंगे, एबिगेल मिल जाएंगी। तो इसको भी सेल्स जो सालिम विच ट्रायल्स था 1962, उस ज्यूरिंग इसको मतलब सेटिंग किया गया है, और इसमें भी आप देखेंगे जस्टिस वर्सेस इनजस्टिस को फॉलो किया है या टारगेट किया है। अभी नेक्स्ट जो मेरे ऑथर हैं नंबर 28 वी आर, और बेसिकली राल्फ एलिसन। सो गाइज ओनली वर्क आपको इनका प्रिपेयर करना है, रिवाइज करना है, इनविजिबल मैन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राल्फ एलिसन, जिनका टाइमलाइन 1914-1994 है, अमेरिकन नॉवलिस्ट, एसेइस्ट, क्रिटिक हैं, जो बेसिकली फेमस है एक्सप्लोर करने के लिए अफ्रीकन अमेरिकन आइडेंटिटी, रेस, इंडिविजुअलिटी की बात करते हैं। नॉट नोबल एक्चुअली, ही वॉन द नेशनल बुक अवार्ड इन 1953, राइट। बेसिकली जो इनका ये वर्क है ना, इनविजिबल मैन, इस पर्टिकुलर वर्क के लिए इनको 1953 नेशनल बुक अवार्ड मिला है, ठीक है। और इनका ये मेजर वर्क है जो बेसिकली 1952 में पब्लिश हुआ था। सो बेसिकली इस नॉवल में आप देखेंगे जो स्टोरी है वो एक अननेम्ड अफ्रीकन अमेरिकन जो मैन है, राइट, उसकी स्टोरी है, किस तरीके से ही फील्स इनविजिबल इन अ रेसिस्ट सोसाइटी, ठीक है। तो किस तरीके से वो फॉलो कर रहा है अपनी जर्नी को थ्रू सदर्न एंड नॉर्दर्न जो अमेरिका है, और प्रीजुडाइज, एक्सप्लॉयटेशन फेस कर रहा है, आइडेंटिटी क्राइसिस उसको फेस हो रहा है। सो इट्स बेस्ड ऑन इट, आपको इसे प्रॉपर मैनर में स्टडी करना है। इट आस्क्ड इन एग्जामिनेशन, डायरेक्ट क्वेश्चन भी मिलता है, इनफैक्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन यू गेट इन एग्जामिनेशन। अभी जो नेक्स्ट हमारे हैं 29 नंबर, जैक कैरोस, जिनका ओनली वर्क आपको प्रिपेयर करना है ऑन द रोड। सो गाइज इनका टाइमलाइन वी हैव 1922 टू 1969, राइट। अमेरिकन नॉवलिस्ट, पोइट हैं, एंड की फिगर भी हैं आपके बीट जनरेशन से एसोसिएशन है, मूवमेंट है, इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। फेमस स्पॉन्टेनियस प्रॉस के लिए, जैज इन्फ्लुएंस्ड रिदम के लिए बात करते हैं। एंड इनका जो ओनली वर्क आपने प्रिपेयर करना है ऑन द रोड, इट केम 1957। सी यहाँ पर एक साल पैराडाइज और आपकी डीन मॉरिटरी, राइट। ये बेसिकली ऑन रोड ट्रिप्स हैं अक्रॉस अमेरिका।
सो यहाँ पर बेसिकली एक्सप्लोर किया है फ्रेंडशिप, जैज, ड्रग्स, लव, फ्रीडम एंड सेल्फ डिस्कवरी को, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो वी हैव जेडी सेलिंगर, और इनका जो द कैचर इन द रे है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट रिपीटेड इन एग्जामिनेशन ऑफ योर, यू सी मेनी टाइम, इनफैक्ट every 6 months this important work actually present or printed in the question paper of your. So guys, number 30 बेसिकली जेडी सेलिग्नर, अमेरिकन नॉवलिस्ट हैं, शो स्टोरी राइटर हैं, फेमस हैं यूथ सेंटर्ड फिक्शन के, कमिंग ऑफ एज थीम्स को लेकर ये अपने वर्क्स में बात करते हैं। और जो इनका ओनली वर्क आपने प्रिपेयर करना है 1951 ईयर, ज़रूर से आपको लर्न रखना है, ऑथर इटसेल्फ एज वेल, इट्स अ कमिंग ऑफ एज मॉडर्निस्ट नॉवल, जिसमें आपको होल्डन कलीफोर्ड करके प्रोटैगनिस्ट मिल जाएगा। होल्डन कलीफोर्ड से भी आपको क्वेश्चन मिला है, कलीफ्लावर होता है, तो ऐसे करके आप इसको वेजिटेबल से लर्न कर सकते हैं, कली फेल्ट करके, ठीक है। तो होल्डन है ये, जो एग्जामिनेशन में पूछे भी गए हैं आपसे। तो यहाँ पर होल्डन जो है एक टीनेजर होता है, किस तरीके से ही एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल, राइट, और ही वॉन्डरिंग दैन इन न्यूयॉर्क सिटी। सो दिस इज द स्टोरी अबाउट उसका स्ट्रगल, उसका अलाइनेशन, ग्रीफ, हाइपोक्रेसी, उसकी आइडेंटिटी बेस्ड ऑन है ये, ठीक है। सो ओवरऑल आपने इसे प्रॉपर मैनर में स्टडी करना है, क्योंकि इट आस्क्ड इन एग्जामिनेशन एज आई टोल्ड यू एवरी 6 मंथ। अभी जो नेक्स्ट हमारे हैं कर्ट वॉनगट, इनका जो स्लाउटर हाउस 5। सो गाइज नंबर 31 वी हैव कर्ट वैगनर, जो है ये 1922 इनका टाइमलाइन है टू 2007, राइट। और इन ये बेसिकली अमेरिकन नॉवलिस्ट हैं, सटायरिस्ट हैं, और साइंस फिक्शन, डार्क ह्यूमर के लिए बात करते हैं अपने वर्क्स में। एंड मोस्ट ऑफ इनकी जो राइटिंग्स है उसमें ये कहीं ना कहीं क्रिटिक करते हैं, यू नो, वार को, सोसाइटी को और ह्यूमन की फॉली को लेकर, ठीक है। ओनली जो वर्क आपको इनका प्रिपेयर करना है इन दिस वीडियो आई हैव मेंशन स्लाउटर हाउस 5, 1969 एग्जामिनेशन में, नेट के एग्जामिनेशन में ऑफकोर्स आपसे पूछा गया है फ्रॉम दिस वर्क, जो एंटी वार पोस्ट मॉडर्न बेसिकली साइंस फिक्शन आपका नॉवल है, जिसमें आपको मेन कैरेक्टर बिली मिल जाएगा। बिली इज़ द मैन कैरेक्टर इन दिस पर्टिकुलर वर्क। बिली जो पिलग्रिम है वो किस तरीके से बिकम, यू नो, अनस्टक इन टाइम ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड, उस पर बेस्ड ऑन है। तो कहीं ना कहीं वार को इसमें एक्सपीरियंस किया गया है, अब्सर्डिटी बताया है, जो वार की एक अब्सर्डिटी है, एंड टाइम, फेट एंड फ्री विल के बारे में यहाँ पे बताया। नॉन लीनियर नैरेटिव है इसमें, टाइम इसमें जंप हो रहा है, सटायरिकल है, साइंस फिक्शन एलिमेंट्स आपको इसमें देखने मिल जाएंगे। ओवरऑल इट्स इंपॉर्टेंट, ओके। अभी नेक्स्ट वी हैव थॉमस पाइचन। सो गाइज नंबर 32 की फिगर्स में फ्रॉम अमेरिकन लिटरेचर, थॉमस पाइचन हो गए, कर्ट वॉनगट हो गए, ये वैसे आपके कंटेम्प्रेरी ऑथर्स हैं, जिन्हें आप यू नो एज ए कंटेम्प्रेरी आप इनको स्टडी करते हैं। मैंने जब कंटेम्प्रेरी आपको लिटरेचर रिवाइज करा रही थी तो उसमें भी मैंने इंक्लूड किया था, एंड बिकॉज ये बेसिकली अमेरिका से बिलोंग करते हैं, सो अगेन यू सी एक्टिव है ये आपके अभी भी, 1937 द ईयर व्हेन ही बॉर्न, एंड अमेरिकन नॉवलिस्ट हैं, की फिगर हैं पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर के, कॉम्प्लेक्स नैरेटिव, डेंस स्टाइल की बात करते हैं, डार्क ह्यूमर की बात करते हैं अपने वर्क्स में। और इनका ओनली वर्क, वैसे तो इनके और भी वर्क्स हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं, 2 और 3 नंबर्स वी हैव, बट हियर आई इंक्लूड ओनली वंस, ग्रेविटीज रैनबो, जो इनका 1973 में आया, कई बार एग्जामिनेशन में आपसे रिपीट हुआ है। पोस्ट मॉडर्न हिस्टोरिकल साइंस फिक्शन है, जिसे वर्ल्ड वॉर सेकेंड इसका सेटिंग रखा है, और पोस्ट वॉर यूरोप, राइट, इसका जो सेटिंग है। सो बेसिकली आप देखेंगे इसमें मल्टीपल कैरेक्टर्स आपको देखने मिल जाएंगे, राइट। इंपॉर्टेंट है टेक्नोलॉजी और उसके इम्पैक्ट क्या होता है ह्यूमैनिटी पर, उस पर बेस्ड ऑन है। सो गाइज नेक्स्ट वी हैव नंबर 33 टोनी मॉरिसन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए कल वाली वीडियो में भी मैंने इनको इंक्लूड किया था, वाई, क्योंकि इनका अफ्रीकन लिटरेचर से भी एसोसिएशन है, क्योंकि ये अफ्रीकन अमेरिकन, यू नो, कहीं ना कहीं वॉइस को एक्सप्लोर करती हैं, उनकी लाइफ को, रेस को, जेंडर को, तो इनका एसोसिएशन अमेरिकन लिटरेचर एज वेल अफ्रीकन लिटरेचर, बोथ दी लिटरेचर से है, दैट्स वाई आई इंक्लूडेड इन बोथ, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, अमेरिकन नॉवलिस्ट हैं वैसे ये, और एसेइस्ट भी हैं, एडिटर भी हैं, और नोबल लॉरिएट भी हैं इन लिटरेचर में। 1993 शी बिकेम नोबल लॉरिएट इन लिटरेचर, ठीक है। इनको एक्सप्लोर किया जाता है इनके वर्क्स में, आप देखेंगे अफ्रीकन अमेरिकन लाइफ, सो दैट्स वाई अफ्रीकन एंड अमेरिकन बोथ दी लिटरेचर एसोसिएटेड, उनके रेस, जेंडर, आइडेंटिटी पर ये बात करती हैं। रिच लैंग्वेज इनकी होती है इनके वर्क्स में, हिस्टोरिकल डेप्थ, साइकोलॉजिकल इंसाइट्स आपको देखने मिलता है। अगेन आई हैव इंक्लूडेड 3 वर्क्स हियर, जो हमने कल भी डिस्कस किए थे। Beloved 1987, Songs of Solomon again 1977, and Bluest Eyes we have 1970, ठीक है, क्योंकि डिस्कस वी हैव इन यस्टरडे वीडियोज, सो नो नीड टू डू अगेन। एलिस वॉकर नेक्स्ट टॉक अबाउट। सो गाइज नंबर 34 वी आर नाउ, एलिस वॉकर अगेन, शी एक्टिव 1944 द ईयर व्हेन शी बॉर्न, अमेरिकन नॉवलिस्ट है, पोइट है, एक्टिविस्ट है, एंड नॉन फॉर एक्सप्लोरिंग, यू नो, रेस, जेंडर, ऑपरेशंस,
एंड अफ्रीकन अमेरिकन फीमेल एक्सपीरियंस को ये भी शेयर करती हैं अपने वर्क्स में। इनफैक्ट इनको बुकर अवार्ड भी मिला, नॉट बुकर, हाँ यस, नेशनल बुक अवार्ड एज वेल पुलित्जर प्राइज इन्हें मिला है अपने वर्क द कलर पर्पल के लिए। ये जो इनका कलर पर्पल है इंपॉर्टेंट वर्क है। यू सी 1982 द ईयर ऑफ पब्लिकेशन, और इस पर्टिकुलर वर्क को 2 अवार्ड्स शी वॉन, लाइक पुलित्जर प्राइज एंड नेक्स्ट वी हैव नेशनल बुकर अवार्ड। ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है। और ये जो स्टोरी है इसमें आपको सीली मिल जाएगी एज अ प्रोटैगनिस्ट, राइट। सीली की लाइफ पर है, जो बेसिकली स्टोरी नरेट की गई है या टोल्ड किया है थ्रू लेटर्स, इपिस्लरी फॉर्म में जो लेटर्स लिखे गए हैं रिटन बाय सैली के थ्रू। एंड अफ्रीकन अमेरिकन वेमन होती है इन दी 20th सेंचुरी साउथ में, और किस तरीके से वो सफ़र कर रही है अब्यूज़, ऑपरेशंस एंड मार्जिनलाइजेशंस, और किस तरीके से शी ग्रेजुअली फाइंड सेल्फ रिस्पेक्ट एंड इंडिपेंडेंस एंड लव देन आफ्टर। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट नॉवल जिसमें पर्सनल ग्रोथ दिखाई गई है, सिस्टरहुड दिखाया गया है, रिलेशनशिप दिखाया गया है, और फीमेल एम्पावरमेंट बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है और स्टोरी भी बहुत हार्ट टचिंग है। अगर आप इसको स्टडी करेंगे यू रियली कम टू नो। माया एंजेलू, आई नो वाई द कैच्ड बर्ड सिंग्स, कल भी हम लोगों ने इंक्लूड किया था अपने अफ्रीकन लिटरेचर में। अगेन यू सी, सो गाइज बेसिकली वी आर ऑन नंबर 35, और ओनली आई नो वाई द केज बर्ड आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, अमेरिकन पोइट हैं, मेमोरिस्ट हैं, सिंगर हैं, सिविल राइट एक्टिविस्ट हैं, और इनका जो टाइम लाइन है इट्स 1928 टू 2014। ठीक है, और आप देखेंगे ये फेमस है ऑटोबायोग्राफिकल वर्क्स एंड इंस्पायरिंग पोइट्री के लिए वी नो हर। एंड इनका जो एक ये मेमोर है इट्स अ पार्ट ऑफ ऑटोबायोग्राफी, 1969 में है। फेमिनिस्ट जो टेक्स्ट है ना उसमें बेसिकली आपसे ये वर्क पूछा जाता है, ऑटोबायोग्राफी मेमोर है, जहाँ पे माया एंजेलू ने अपनी चाइल्डहुड स्टोरी को किस तरीके से रेसिज्म, सेक्सुअल अब्यूज़ और ट्रॉमा से बेस्ड ऑन थी उसके बारे में डिस्कस किया है। मैंने कल भी आपको डिस्कस किया था, अगेन मैं आपको बता रही हूँ। अभी नेक्स्ट वी हैव डॉन डेलिलो। सो बेसिकली वी आर नंबर 36। डॉन डेलिलो का ओनली वर्क आपने प्रिपेयर करना है, 1936 प्रेजेंट हैं। वाइट नॉइज इनका वर्क है, अमेरिकन नॉवलिस्ट एसेइस्ट हैं ये, और मेजर फिगर हैं पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर में। ठीक है, और इनका ओनली वर्क आपने ये प्रिपेयर करना है 1985 द ईयर ऑफ पब्लिकेशन, वाइट नॉइज। ये पोस्ट मॉडर्न सोशल क्रिटिक है, जहाँ पे आपको जैक मिल जाएगा एज ए कैरेक्टर। एंड यू सी यहाँ पर ना ये एक प्रोफेसर है, किस तरीके से ही स्टडीज़ एंड उसकी फैमिली के बारे में, मतलब फियर ऑफ डेथ एंड मोर्टैलिटी के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया है। ओके, अभी नेक्स्ट वी हैव फिलिप रोथ। सो गाइज नेक्स्ट वी हैव 37 फिलिप रॉथ। ठीक है, तो बेसिकली आपके अमेरिकन नॉवलिस्ट हैं जिन्हें हम एक्सप्लोर ये करते हैं कहीं ना कहीं जूइश अमेरिकन आइडेंटिटी को। ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है, जूइश अमेरिकन राइटिंग्स कहीं ना कहीं को ये फोकस करते हैं। फिलिप रॉथ जो है 1933 टू 2018 द टाइमलाइन, एंड ऑफ कोर्स इंटेंस साइकोलॉजिकल इंसाइट आपको देखने मिल जाएगा इनके वर्क्स में। इनका ओनली वर्क जो आपको रिवाइज करना है अमेरिकन पेस्टोरल, जो इनका 1997 सेम ईयर आप देखेंगे। हम लोगों ने क्या नाम था उस पर्टिकुलर राइटर का, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में हमने स्टडी किया था, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, है ना, सेम ईयर पब्लिश हो रहा है ना 1997। तो इस तरीके से आप इंटरलिंक कर सकते हैं। तो आप देखेंगे जो स्टोरी है इसमें एक सक्सेसफुल अमेरिकन बिजनेसमैन होता है, वो किस तरीके से अपनी लाइफ में फॉल्स हो रहा है पार्ट व्हेन हिज डॉटर जो है बिकम्स अ रेडिकल टेररिस्ट। तो दिस इज़ इंपॉर्टेंट अमेरिकन ड्रीम एंड उसका फेलर के बारे में यहाँ पे अगेन बताया गया है फिलिप रॉथ का। अभी जो मेरी लास्ट ऑथर है, फाइनली वी रीच 38 नंबर, कॉर्मेक मैकार्थी, जिनका टाइमलाइन वी हैव 1933 टू 2023। वेरी रिसेंट यूसी अमेरिकन नॉवलिस्ट एंड प्लेराइट हैं, जिन्हें हम उनके डार्क मिनिमलिस्ट स्टाइल के लिए जानते हैं। और इनके 2 वर्क्स आपने प्रिपेयर करने, फर्स्ट द रोड एंड द नेक्स्ट वन ब्लड मैरिडियन। ठीक है, जो ब्लड मैरिडियन है इनका 1985 में पब्लिश हो रहा है, एंड द रोड इनका 2006 में पब्लिश हो रहा है। ठीक है, तो ब्लड मैरिडियन जो है इनका यू सी एक नॉवल है जो बेस्ड ऑन है हिस्टोरिकल वेस्टर्न वॉयलेंस फिक्शन। तो इसमें आपको मिल जाएगा किड, द किड करके, जो एक 19th सेंचुरी अमेरिकन साउथ वेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे ना वॉयलेंस, लॉलेसनेस एंड ह्यूमन ब्रुटैलिटी के बारे में बात किया है। और नेक्स्ट जो इनका 2006 में नॉवल आ रहा है, इसमें इन्होंने अ फादर एंड सन किस तरीके से ट्रैवल कर रहे हैं थ्रू अ पोस्ट एपोकैप्टिक जो वेस्टलैंड है वहाँ पर। तो यहाँ पे लव, सर्वाइवल, मोरालिटी एंड होप इन डिस्ट्रॉयड वर्ल्ड के बारे में बताया गया है। सो गाइज हियर आई डिस्कस्ड कंप्लीट 38 मेजर ऑथर्स फ्रॉम अमेरिकन लिटरेचर। अगर आप इन अमेरिकन लिटरेचर को प्रिपेयर कर रहे हैं और इन
38 नंबर ऑफ, अगर आपने राइटर्स और इनके जितने भी रिस्पेक्टिव वर्क मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं इन क्रोनोलॉजी मैनर, अगर आप इन्हें वंस रिवाइज कर लेते हैं बिफोर योर एग्जामिनेशन, यू सी यू गेट द क्वेश्चन, यू गेट एक्चुअली डायरेक्ट क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन. अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस आपने थोड़ा सा लुकअप करना है इन मेजर ऑथर्स के अलावा सम इम्पॉर्टेंट मेजर जो आपके मूवमेंट्स हैं, राइट. एंड जो एजेस वी हैव स्टडीड, जैसे हम ब्रिटिश लिटरेचर में एजेस स्टडी करते हैं, इन सेम मैनर आपने यहाँ इस अमेरिकन लिटरेचर में भी प्रिपेयर करना है. लेट मी नो. लाइक फर्स्ट वी हैव प्यूरिटन एज इन अमेरिकन लिटरेचर, जो 17th सेंचुरी में आपकी एक्टिव थी, जिसमें विलियम ब्रैडफोर्ड, एनी ब्रॉड स्ट्रीट जैसे हमने राइटर्स देखे. देन आफ्टर हमारा अमेरिकन रेनेसां आ रहा है, जो ट्रांसीडेंटलिज्म एंड डार्क रोमांटिक्स को एसोसिएट कर रहा है, जिसमें हमें एमर्सन, थारो, हाथरोन, मेलविल जैसे और एडगर एलन पो जैसे ऑथर्स मिल जाएंगे. देन वी स्टडी रियलिज्म एंड रीजनलिज्म, जिसमें मार्क ट्वेन, हेनरी जेम्स की राइटिंग्स आपको देखने मिल जाएगी. देन वी गो टूवर्ड्स द नेचुरलिज्म, जहाँ पर स्टीफन क्रेन, थियोडोर ड्रेजर जैसे राइटर्स के वर्क आपको देखने मिल जाएंगे. आई हैव इंक्लूडेड इन माई वीडियो हियर. एंड देन वी मॉडर्निज्म स्टडी करते हैं, जिसमें मैंने रॉबर्ट फ्रॉस्ट की नेचर पोएम्स एंड आपको इजरा पाउंड, टी.एस. एलियट, लैंगस्टन हग्स के बारे में बताया. और आपके फिक्शन में जैसे मॉडर्निज्म में पोइट्री एंड फिक्शंस में आप देखेंगे एफ स्कॉट फिजरगाल्ड का द ग्रेट गैट्सबी मैंने आपको डिस्कस किया. देन आफ्टर हार्लेम रेनेसां आपका जो 1920s में एमर्ज हो रहा है, उसमें किस तरीके से आपके राइटर्स लाइक लैंगस्टन हग्स, जोरा नील हडसन associated है. So overall then after post modern, जिसमें टॉनी मॉरिसन, डॉन डेलिलो, थॉमस पाइचन, कर्ट वॉगनेट, फिलिप रोथ और जैसे राइटर्स के मैंने वर्क्स आपको सजेस्ट किया. अपार्ट फ्रॉम दिस ड्रामाज में आर्थर मिलर, ठीक है. तो ओवरऑल ये जितने भी की मूवमेंट्स की एसोसिएटेड कर भी आपको स्टडी करना है कि जैसे प्यूरिटन्स रिलीजियस को कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस दे रहा है, ट्रांसीडेंटलिज्म सेल्फ रिलायंस की बात कर रहा है, डार्क रोमांटिक्स गिल्ट की बात कर रहा है, रियलिज्म में एवरीडे को कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, नेचुरलिज्म में डिटर्मिनिज्म की बात की जा रही है, मॉडर्निज्म फ्रेगमेंटेशन एक्सपेरिमेंटेशन को एक्सप्लोर कर रहा है, पोस्ट मॉडर्निज्म मीटा फिक्शन को इंपॉर्टेंस दे रहा है, एंड हार्लेम रेनेसां ब्लैक कल्चर को. सो इस तरीके से फ्रेंड्स आपने प्रॉपर मैनर में अपना कंप्लीट अमेरिकन लिटरेचर मैंने आपको अच्छे से रिवाइज करा दिया फ्रॉम माय ओन. अभी आपका वर्क है, यू हैव टू प्रिपेयर दैम. एंड गाइज, आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक as well. If you're new to my channel, don't forget to subscribe this channel if you want to prepare or revise like in same manner I am just going to discuss. अभी हम लोगों ने 3 लिटरेचर्स कंप्लीट कर लिए. इंडियन इंग्लिश लिटरेचर मैंने आपको कंप्लीट करा दिया, सिंगल वीडियो में रिवीजन करा दिया. एंड हम लोग अफ्रीकन लिटरेचर कर चुके हैं, और आज की वीडियो में मैंने आपको अमेरिकन लिटरेचर डिस्कस करा दिया. अभी नेक्स्ट मैं आपसे जर्मन लिटरेचर के बारे में डिस्कस करूंगी. कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स, वी हैव द लिस्ट ऑफ जर्मन लिटरेचर के जितने भी वर्क्स हैं. बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडी नहीं करना, ओनली फैक्ट्स यू नीड टू अंडरस्टैंड, जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी नेक्स्ट वीडियो ऑफ माइन. डू सब्सक्राइब इफ़ यू नॉट येट, और प्लीज़ शेयर अमंग योर फ्रेंड्स. जितना भी लिटरेचर एस्पिरेंट्स हैं, ये दे रियली नीड to watch these type of videos before their examination. So you please help me to just reach my videos towards all literatures जो aspirants से we have. Okay, we will meet in next video. Till then, bye bye.